मैं एक प्रॉपर एक्टिंग बैकग्राउंड से ग्रेजुएट हुआ एक्टर हूँ। जब मुझे करप्ट ऑफिशियल का रोल दिया गया और मैंने बस एक निवाला खाया तो ऑडियंस चिल्ला उठी कि मुझे फंसाया गया है। फिर उन्होंने मुझे एक परवर्ट का रोल दिया। मेरा वो खतरनाक लुक देखकर अनगिनत पेरेंट्स अपने बच्चों को डराने लगे। लेकिन जब मैं एक एक्टिंग रियलिटी शो में गया तो नेपोटिज्म के चक्कर में मेरा पत्ता कट गया। जो पुलिस का रोल मुझे मिलना चाहिए था वो जबरदस्ती एक ड्रग एडिक्ट के रोल में बदल दिया गया। अपने ड्रग एडिक्ट वाले रोल को देखकर मेरा तो दिल ही बैठ गया। इसमें खाक एक्टिंग करूंगा मैं। जब मैं ये सब कंप्लेन कर रहा था तभी अचानक एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आपका अगला रोल एक ड्रग एडिक्ट का है। रिवॉर्ड के तौर पर आपको 10 साल पुराने असली ड्रग एडिक्ट का एक्सपीरियंस दिया जाता है। ये सुनकर मैं चौंक गया। क्या ये मेरी किस्मत चमकने का इशारा नहीं था? लेकिन अगले ही पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। मैं खुद को एक बड़ी सी उबासी लेने से रोक नहीं पाया और मेरी आंखों से लगातार पानी बहने लगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। दोनों कंटेस्टेंट्स अपने रोल के हिसाब से पोजीशन ले लें। बस एक सेकंड, मुझे थोड़ा प्रिपेयर होने दीजिए। ये कहकर मैं मुड़ा और कोने में जाकर बैठ गया और अजीब सी हरकतें करने लगा। कमरे में मौजूद सब लोग हैरान थे कि ये कर क्या रहा है। इस बीच ये मिंग, जिसने मेरा पुलिस का रोल हड़पा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोला टेंशन के मारे उल्टी कर रहा होगा, इसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत वीक है। ये मिंग, अपने कैरेक्टर में आओ और फील लो। उसने कहा ओके। और उधर कोने में बैठा मैं अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। मेरी बॉडी बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, एकदम टूटी हुई। भले ही मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए थे, लेकिन अचानक मेरे हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए थे। पेट में अजीब सी हलचल थी, हाथ पैर कांप रहे थे और पसीने छूट रहे थे। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। मुझे तुरंत अपने दिमाग में आई सिस्टम की आवाज याद आई और एक पल में मैं नॉर्मल हो गया। मेरी सारी तकलीफें गायब हो गई। उस वक्त खुशी के मारे मेरे आंसू छलकने वाले थे। शुक्र है कि मैं वापस नॉर्मल स्टेट में स्विच कर सकता हूँ। ये सिस्टम तो कमाल का है, इसने सच में मुझे मेरे कैरेक्टर में बदल दिया। मैं वाकई एक ड्रग एडिक्ट बन गया था। लू चेन, तुम तैयार हो या नहीं? अगर और टाइम वेस्ट किया तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। मैं तैयार हूँ। फिर मैंने अपने दिमाग में सोचा और वापस उस ड्रग एडिक्ट के मोड में स्विच कर लिया। मैं धीरे से उठा, मुड़ा और कांपते लड़खड़ाते कदमों से येमिंग के सामने जाकर कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। उस पल वहां मौजूद हर कोई सन रह गया कि ये इतना अजीब क्यों लग रहा है। जज मिंग के एक्शन बोलने के साथ ही टेस्ट शुरू हो गया। ये मिंग को एक अंडरकवर पुलिस वाले का रोल करना था जो इंटेरोगेशन कर रहा हो। उसे अपनी आंखों में तेज और बॉडी लैंग्वेज में दबदबा दिखाना था, इसलिए ये मिंग बिल्कुल तन कर बैठा था। उसके चेहरे पर सीरियसनेस तो थी, लेकिन बहुत सी चीजें ऑफ लग रही थी। जैसे कि उसने आज मेकअप किया हुआ था और उसकी आंखों में कोई तेज नहीं था, बल्कि वो थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके सामने मुझे एक ऐसे ड्रग एडिक्ट का रोल करना था जो इंटेरोगेशन के दौरान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसे ड्रग्स की तलब मचने लगती है। मेरे पास सिर्फ 10 लाइन के डायलॉग्स थे जो बहुत सिंपल थे। एक्टिंग शुरू होते ही ऐसा लगा जैसे मैं पूरी तरह कैरेक्टर में घुस गया हूँ। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था। बैठे बैठे मेरा एक हाथ बार बार खुद को खुजला रहा था। मेरी गर्दन पसीने से भीग चुकी थी और बाल चिपचिपे हो गए थे। ऑफिसर, क्या एक सिगरेट मिलेगी? वहां मौजूद लोग खुसफुसाने लगे। भाई ये एक्टिंग कर रहा है या सच में ऐसा है? देखो इसका चेहरा नीला पड़ गया है और इसकी आंखों में इतनी लाल नसें कब से आ गईं? कहीं से सच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे सच में नहीं पता कि आप किस बॉस को ढूंढ रहे हो ऑफिसर। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? आप मुझे ऐसे घूरते रहोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। प्लीज मुझे बस एक कश लगाने दो। मैं इसके आगे बोल नहीं पा रहा था। मेरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी और मैं साफ तौर पर पागल सा होने लगा था। मेरे सामने बैठे ये मिंग ने अपना पोस्चर बदल लिया। वो अपने एरोगेंट स्टाइल से हटकर अब थोड़ा अलर्ट होकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार है। उसकी आंखों से एक्टिंग गायब हो चुकी थी और वहां सिर्फ डर बचा था। वो सोच रहा था कि ये बंदा पक्का सच में एडिक्ट है। कोई इस लेवल की एक्टिंग कैसे कर सकता है? ये मिंग ने अचानक मुड़कर जज मिंग की तरफ देखा। उस वक्त तीनों जजेस भी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। कोने में खड़े कैमरा क्रू से लेकर हर किसी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि ये लड़का सच में एडिक्ट है। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत रियल हो गए थे। मैं लगातार अपने चेहरे से पसीना पोंछ रहा था और ये मिंग को खतरनाक और पागलपन भरी नजरों से देख रहा था। मेरे दांत भिजे हुए थे। मुझे एक सिगरेट दो, वरना तुम मुझसे कुछ नहीं उगलवा पाओगे। क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? आओ मारो मुझे। तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, है ना? आओ आओ मारो मुझे, जान से मार दो मुझे। आखिरी के कुछ वर्ड्स मैंने पूरी जान लगाकर चीखते हुए कहे थे। ये मिंग मेरी आंखों और एक्सप्रेशन से इतना डर गया कि वो बिना सोचे झटके से खड़ा हो गया और कई कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर खौफ था और उसकी कुर्सी भी गिर गई। उसी वक्त तीनों जजेस भी अपनी जगह से खड़े हो गए और हैरान होकर मुझे देखने लगे। अब तक ऑडिशन रूम का पूरा माहौल बदल चुका था। मेरी हालत को और भी डरावना होता देख जज मिंग जल्दी से सीनियर जज के पास गया और धीरे से पूछा, सर जैंग? सीनियर जज जैंग हुआयरेन भी थोड़ा घबराए हुए थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस मुझे घूरते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का एक्टिंग कर रहा है या सच में इसे ड्रग्स की तलब उठी है। अब तक मैं अपनी 10 में से 7 लाइंस बोल चुका था, खासकर आखिरी लाइन में जो पागलपन था और वो जो मैंने कहा कि मारो मुझे, जान से मार दो, वो सब मैंने खुद से ऐड किया था, जिससे सीन का इम्पैक्ट एकदम टॉप लेवल पर पहुंच गया। अब सीनियर जज जैंग हुआयरेन को लग रहा था जैसे उनके रोंगटे खड़े हो गए हों। अगर ये वाकई एक्टिंग थी जिसने सबको इतना फील करा दिया
कि लोग शक करने लगे कि ये सच में एडिक्ट है तो ये एक्टिंग सच में नेक्स्ट लेवल थी। कोने में खड़े 2 कैमरा क्रू वाले छुपकर बातें करने लगे। अरे बाप रे भाई, क्या इस लड़के को सच में तलब मची है? तो क्यों फालतू की टेंशन ले रहा है? जब तक जजेस कुछ नहीं बोलते तू बस चुपचाप देख। ली भाई, मुझे लग रहा है कि ये पागल होने वाला है। अगर ये सच में पागल हो गया और टेबल वगैरह फेंकने लगा तो हमें जाकर मदद करनी चाहिए। मैंने सुना है कि जब किसी एडिक्ट को तलब उठती है तो वो पागल कुत्ते जैसा हो जाता है। अगर उसने काट लिया तो रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक धड़ाम से एक आवाज आई। मेरी हालत अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। मुझे जो टेबल दिखी मैंने पलट दी, जो कुर्सी दिखी उसे फेंक दिया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी, गुस्सा आ रहा था। मैं एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह महसूस कर रहा था जो पागलों की तरह हर चीज को फाड़ देना चाहता है। मैं दहाड़ते हुए तेजी से येमिंग की तरफ झपटा। मेरे इस अचानक हमले से येमिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सीधा पीछे हटने लगा, लेकिन घबराहट में उसका बायां पैर दाएं पैर में उलझ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके इस तरह गिरने से जैसे मेरे अंदर का कोई बम फट गया। मैं तेजी से आगे बढ़ा और अपना घुटना जोर से येमिंग के सीने पर दे मारा। मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मुझे एक कश लेने दो, मुझे एक कश लेने दो, बचाओ मुझे। लूचिन, ये क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और लूचिन को पीछे खींचो। सब खत्म, ये सच में ड्रग का अटैक है, जल्दी भागो यहाँ से। उसी वक्त मैंने सच में येमिंग की जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाल लिया। फिर मैं तुरंत मुड़ा और कोने में जाकर जमीन पर सिकुड़ कर बैठ गया। मैंने अपने कांपते हाथों से पूरी ताकत लगाकर एक सिगरेट निकाली। मेरे हाथ से लाइटर कई बार जमीन पर गिरा। आखिरकार मैंने उसे उठाया, आग जलाई और एक जोरदार कश लिया। मेरे चेहरे पर आंसू, नाक और थूक सब मिल चुके थे। धुआं छोड़ते हुए मैं खुद से बड़बड़ाने लगा, बस एक कश। कमरे के बीच में दोनों कैमरा वालों ने येमिंग को खींचकर दूर किया और जमीन पर पेशाब की एक लंबी लकीर बन गई थी। येमिंग डर के मारे पैंट में पेशाब कर चुका था। जज मैंग ने जल्दी से पुलिस को कॉल किया। सीनियर जज शांग हुआई रेन और फीमेल जज सेफ्टी के लिए पीछे वाले दरवाजे की तरफ खिसक गए। किसी की मेरी तरफ आने की हिम्मत नहीं हो रही थी और मैं कोने में सिकड़ा हुआ एक के बाद एक कश लगाता रहा। 10 मिनट बाद बाहर पुलिस सायरन की आवाज आई। जल्द ही ऑडिशन रूम का दरवाजा खुला और 2 यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर अंदर आए। जज मैंग तुरंत उनके पास गया। उसने कोने में बैठे मेरी तरफ इशारा किया। ऑफिसर, यही है, पक्का इसे ड्रग्स की तलब लगी है। देखिए इसने हमारे कंटेस्टेंट को डराकर क्या हालत कर दी है। दोनों ऑफिसर्स ने त्योरियां चढ़ाई। एक ने अपना इलेक्ट्रिक बटन निकाला और दूसरे ने पेपर स्प्रे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगे। जैसे ही वो मुझे पकड़ने वाले थे मैंने अचानक मुड़कर उनकी तरफ देखा और पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या किसी ने कट बोला? क्या आप दोनों सिक्योरिटी वाले पहले से अरेंज थे? दोनों ऑफिसर्स ने बिना कुछ कहे मुझे सीधा वहां से उठा लिया। जब मैं ऑडिशन रूम से बाहर निकला तो बाहर सैकड़ों लोग अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। क्या तुम लोगों ने सुना? एक कंटेस्टेंट सच में ड्रग एडिक्ट था और उसे ऑडिशन में ड्रग एडिक्ट का ही रोल मिल गया। फिर ऑडिशन के बीच में ही उसे तलब लग गई। बहुत भयानक था। सुना है कि उसने अपने कंपेटिटर को इतना डरा दिया कि उसने पैंट में पेशाब कर दी। वो कंपेटिटर एक फेमस इन्फ्लुएंसर था। वो वहीं डर के मारे गीला हो गया। जल्द ही इंटरनेट पर तरह तरह की अजीबोगरीब पोस्ट वायरल होने लगी और बिना किसी शक के ये सब मेरे ही बारे में थी। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था मैं आखिरकार पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। मैं एकदम रिलैक्स्ड फील कर रहा था। चाहे वो यूरिन टेस्ट हो या ब्लड टेस्ट, सारे रिजल्ट नेगेटिव आए थे। मेरी बॉडी में कोई भी इल्लीगल ड्रग नहीं था। इसका मतलब ऑडिशन रूम में मैंने जो कुछ भी किया वो सब सिर्फ मेरी एक्टिंग थी। मेन गेट से बाहर निकलते हुए मेरे पीछे एक ऑफिसर भी आ रहा था, वही जिसने दोपहर को मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचाया था। उस ऑफिसर का नाम मा जुन था। जब हम दोनों सड़क के किनारे पहुंचे तो मा जुन ने मेरा कंधा थपथपाया। लड़के, अब घर जाओ, और हाँ, तुम्हारे कंपटीशन के लिए हम तुम्हें एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाकर दे देंगे ताकि तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सको। थैंक यू ऑफिसर। मा जुन ने कहा, कोई बात नहीं। सच कहूं तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे लगा कि तुम्हें सच में तलब लगी है, लेकिन तुमने जो एक्टिंग की वो सच में माइंड ब्लोइंग थी। तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं चलता हूं। मदद के लिए थैंक्स ऑफिसर। बस प्लीज शो वालों को जल्दी से वो प्रूफ वाला डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा। उसने कहा, टेंशन मत लो, तुम जाओ। उसी रात यांजिंग सिटी पुलिस स्टेशन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। क्योंकि मुझे एक एक्टिंग रियलिटी शो के ऑडिशन से उठाया गया था जिससे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया था, इसलिए पुलिस के लिए ये क्लियर करना जरूरी था। उसी दौरान शो की टीम और यांजिंग ऑडिशन के हेड, साथ ही उन तीनों जजेस को भी पुलिस स्टेशन से ऑफिशियल प्रूफ मिल गया। रात को एक साथ डिनर करते हुए जब उन तीनों जजेस ने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा तो वो सब सन्न रह गए। तो उसे सच में तलब नहीं उठी थी, वो सब उसकी एक्टिंग थी। बाप रे, उस एक्टिंग का लेवल तो भगवान के लेवल का था। तभी सीनियर जज जैंग वायरन और फीमेल जज ने उसी वक्त टेबल पर हाथ मारकर फैसला लिया कि मैं सेलेक्ट हो गया हूं। जज मैंग के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो कहता भी क्या, वो खुद इतना शौक था। और रही बात उस छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर की जो मेरी रियलिस्टिक एक्टिंग देखकर पैंट में पेशाब कर बैठा, ऐसे फट्टू को तो कोई बेईमानी करके भी आगे नहीं बढ़ा सकता। उसे तो भूल ही जाओ। और इसी तरह मैं सक्सेसफुली सिलेक्ट हो गया। रात 9:30 बजे शो की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले ऑडिशन के रिजल्ट्स आ गए। यांजिंग रीजन की सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम चमक रहा था।
उसी के साथ वेबसाइट पर एक अलग स्टेटमेंट भी डाला गया था जिसमें मेरे खिलाफ फैली अफवाहों को खत्म करने के लिए पुलिस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था। जिसने भी वो स्टेटमेंट पढ़ा वो एकदम ब्लैंक हो गया। मतलब लू चेन की एक्टिंग इतनी असली थी कि उसने अपने ओपोनेंट को पैंट में पेशाब करवा दी और जजेस को इतना डरा दिया कि उन्होंने पुलिस बुला ली। बंदा एकदम इनोसेंट है, कोई नॉवेल वाला भी ऐसी कहानी नहीं लिख सकता भाई। फिर क्या था, इंटरनेट पर हवा का रुख पलक झपकते ही बदल गया। मेरा नाम एक बार फिर से पूरी ट्रेंडिंग लिस्ट पर छा गया, लेकिन इस बार हर कोई सिर्फ मेरी एक्टिंग की तारीफ कर रहा था। आधी रात को ये मिंग का मूड बहुत खराब था। आज रात वो कोई कॉस्प्ले नहीं करने वाला था। दोपहर को ऑडिशन देने गया था और उस पागल की वजह से पैंट में पेशाब करके पूरी दुनिया के सामने अपनी इज्जत का फालूदा बना चुका था। लाइव स्ट्रीम करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अपने फैंस से दो बातें करने के लिए उसे स्ट्रीम ऑन करनी ही पड़ी। अपने फैंस को बांधे रखने का यही उसका हथियार था। उसे बीच बीच में कनेक्शन बनाए रखना पड़ता था। इसलिए ये मिंग ने कैजुअल कपड़े पहने, अपने थोड़े बाल सेट किए। सब सेट करने के बाद उसने स्ट्रीम ऑन की। लेकिन आज स्ट्रीम ऑन करते ही वो हैरान रह गया, क्योंकि लाइव व्यूअर्स सीधा 50,000 पार कर गए थे। उसके टोटल फॉलोअर्स ही 3 लाख के करीब थे और नॉर्मली उसे बहुत कम लोग लाइव देखते थे। 10,000 भी बहुत बड़ी बात होती थी। आज ये क्या हो गया? लाइव व्यूअर्स तेजी से बढ़ते जा रहे थे, जैसे सब उसी का वेट कर रहे हो। ये मिंग का मूड थोड़ा ठीक हुआ। उसने कैमरा में देखकर बोला, गुड इवनिंग गाइज। सोने से पहले मैं अपने प्यारे फैन से थोड़ी गपशप करने आ गया। अचानक ये मिंग की आवाज बंद हो गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस जम गए। स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। मुझे तो मजा ही आ गया, सच बताऊं तो। मैं तो स्ट्रीमर को उल्टा लटक कर बाल धोते देखने आया हूँ। स्ट्रीमर, क्या तुमने सिलेक्शन लिस्ट देखी? मैंने सुना है कि लू चेन सिलेक्ट हो गया है। अरे भाई, मैंने इंटरनेट पर लीक हुआ वीडियो देखा। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। सच में क्या एक्टिंग थी, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक्टिंग है। किसी ने नोटिस किया कि स्ट्रीमर के पैंट गीली करने वाला सीन काट दिया गया है, वरना स्ट्रीमर तो वर्ल्ड फेमस हो जाता। वैसे अभी भी स्ट्रीमर काफी फेमस हो गया है। सब तुम्हें डायरिया वाला ब्यूटी बुला रहे हैं। चलो स्ट्रीमर, अब उल्टा लटक कर डायरिया करके दिखाओ। सच कह रही हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अनफॉलो कर दूंगी। जो कहा वो करूंगी। अरे बाप रे, ये तो टॉप डोनेटर दीदी हैं। आज रात तो मजा आएगा। ये मिंग सन रह गया। उसकी टॉप डोनेटर भी उसे अनफॉलो करने वाली थी। लाइव व्यूअर्स का नंबर अभी भी बढ़ता जा रहा था और 1 लाख के करीब पहुंच गया था। हर कोई उसे ट्रोल कर रहा था और अनफॉलो करने की धमकी दे रहा था। अगर लोगों ने सच में अनफॉलो कर दिया तो ये मिंग का अकाउंट बर्बाद हो जाएगा। फिर उसे सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ेगा और उसकी एजेंसी उससे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पेनल्टी मांग लेगी। उस भारी भरकम पेनल्टी के बारे में सोचकर ही ये मिंग के पसीने छूट गए। उसने कसकर दांत भींचे, खड़ा हुआ और कैमरा की तरफ देखते हुए एक बहुत ही फेक और डरी हुई स्माइल दी। उसने अपने दांतों के बीच से बुदबुदाते हुए कहा, ओके, मैं हार मानता हूं। अगली सुबह मेरी आंख फोन की रिंगटोन से खुली। मैं नींद में ही उठा और कॉल रिसीव किया। कुछ बातें सुनते ही मेरी नींद उड़ गई। मैं बिस्तर पर झटके से बैठ गया और मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। मैं यांजिंग रीजन से सक्सेसफुली सिलेक्ट हो गया था। ऑडिशंस खत्म हो चुके थे और टोटल 108 कंटेस्टेंट्स सिलेक्ट हुए थे। 1 महीने बाद नेक्स्ट राउंड ऑफिशियली शुरू होने वाला था। लोकेशन भी यांजिंग सिटी में ही थी, तो मेरे लिए काफी ईजी था। और हाँ, ये एक्टिंग रियलिटी शो आजकल इतना फेमस क्यों है? इसका एक बड़ा रीजन ये है कि ये शो लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। ये सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ लाइव स्ट्रीम होता है, इसीलिए इसकी टीआरपी फाड़ है। ये कोई प्री रिकॉर्डेड शो नहीं है, तो लाइव होने की वजह से शो के दौरान कोई भी झगड़ा या ड्रामा सीधा कई गुना बढ़कर हॉट टॉपिक बन जाता है। ये बहुत एक्साइटिंग है। मैंने पहले भी ऐसे शोज देखे थे, लेकिन वो सब प्री रिकॉर्डेड होते थे। उनमें सारे झगड़े एडिट करके बनाए जाते थे। कोई मजा नहीं था, बिल्कुल फेक लगता था। इसलिए इस शो की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लाइव स्ट्रीम का रिस्क लेना सच में बहुत बड़ी आइडिया है। मैंने कॉल काटा और जोर से अपने चेहरे पर हाथ फेरा। कल रात मैं अपने सिस्टम को एनालाइज कर रहा था। सुबह के 4 बज गए थे। बहुत देर से सोया था, लेकिन अब मैं पूरी तरह समझ चुका था कि मेरा ये सिस्टम कितना खतरनाक है। सबसे पहले मेरा एक स्टेटस पैनल है, जिसमें होस्ट, प्रोफेशन एक्टर, लेवल 1 एक्टिवेटेड रोल ड्रग एडिक्ट, पर्सनल स्किल्स 5 और इन्वेंट्री में मेरा करंट स्टेटस दिख रहा था। पैनल तो बहुत सिंपल था, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो था लेवल अप का सिस्टम। अभी मैं लेवल 1 पर हूं। लेवल 1 पर मुझे 30 अलग अलग कैरेक्टर मॉडल्स को एक्सपीरियंस करना होगा और 30 रोल टेम्पलेट्स एक्टिवेट करने के बाद मैं लेवल 2 पर पहुंच जाऊंगा। तो लेवल 1 और लेवल 2 में क्या फर्क है? लेवल 1 के सारे कैरेक्टर्स आम इंसान हैं। एग्जाम्पल के लिए ड्रग एडिक्ट, शेफ, लॉयर, टीचर वगैरह, यानी असल जिंदगी के नॉर्मल कैरेक्टर्स। और लेवल 2 पर पहुंचने के बाद मेरे कैरेक्टर्स की रेंज बढ़ जाएगी। इसमें ऐसे रोल्स जुड़ जाएंगे जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे मार्शल आर्ट्स वाले कैरेक्टर्स, एक्शन रोल्स। ये सब स्पेशल कैटेगरीज अनलॉक हो जाएंगी। मेरे सिस्टम का नाम है फेक बिकम्स रियल, जिसका मतलब ये है कि जब भी मैं कोई कैरेक्टर प्ले करूंगा, सिस्टम मुझे सच में वो इंसान बना देगा और मुझे उसकी सारी स्किल्स दे देगा। इसलिए जब मैं लेवल 2 पर पहुंचूंगा, अगर मैं किसी
एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट या मॉडर्न असैसिन का रोल करूंगा तो मैं सच में एक मार्शल आर्टिस्ट या असैसिन बन जाऊंगा और मेरे पास कुंग-फू या मारने की वो सारी स्किल्स आ जाएंगी। और लेवल 3 तो और भी खतरनाक है। लेवल 3 पर फैंटेसी और कल्टिवेशन वाले रोल्स अनलॉक हो जाएंगे। मतलब जब मैं किसी कल्टिवेशन ड्रामा में एक्टिंग करूंगा तो मुझे असली जादुई ताकतें मिल जाएंगी, यहाँ तक कि स्पेशल स्किल्स भी। यही इस सिस्टम का जादू है। ये बहुत पावरफुल है। वाकई में ये एक हीरो वाला फायदा है। आखिर कौन सा मेन कैरेक्टर सिस्टम के बिना लाइफ में टॉप पर पहुंचा है। इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था और फ्यूचर को लेकर उम्मीदों से भरा हुआ था। लेकिन टॉप पर पहुंचने और वो अल्टीमेट फैंटेसी पावर्स हासिल करने में बहुत टाइम लगने वाला था। सिस्टम की एक कंडीशन थी, मेरा प्रोफेशन एक्टर पर लॉक कर दिया गया था। इसका मतलब मैं सिर्फ एक्टिंग के जरिए ही नए रोल टेम्पलेट्स हासिल कर सकता हूं। मैं खुद से डायरेक्ट करके एक्ट नहीं कर सकता, चीट करके अपने रोल्स नहीं बढ़ा सकता। मुझे ईमानदारी से रियल वर्ल्ड के प्रोडक्शन हाउसेज में जाकर स्क्रिप्ट लेकर एक्टिंग करनी होगी, या फिर मुझे इस एक्टिंग रियलिटी शोज जैसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके एक्टिंग के चांसेस लेने होंगे। शुक्र है कि मुझे कोई जल्दी नहीं थी। अब जब सिस्टम एक्टिवेट हो ही गया है तो सब आराम से करूंगा। लेवल 1 से 2 जाने के लिए 30 रोल्स चाहिए और लेवल 2 से 3 जाने के लिए पता नहीं कितने चाहिए होंगे। अभी लेवल अप करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे रियलिटी शोज में जाना या फिर अलग अलग फिल्म सेट्स पर जाकर एक्स्ट्रा का काम करना। मैं गलती से भी कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं बनूंगा और किसी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सच में कोई पूरी मूवी शूट नहीं करनी। उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। कुछ मूवीज को बनने में ही सालों लग जाते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए मेरा टारगेट है हिस्ट्री का सबसे बैडएस बैकग्राउंड एक्टर। सुबह 9:30 बजे मैं तैयार होकर आखिरकार अपने उस सस्ते से किराए के कमरे से बाहर निकला। उसके बाद मैंने एक कैब ली और सीधा यांजिंग फिल्म एकेडमी के पास एक होटल के नीचे पहुंच गया। ये जगह छोटे प्रोडक्शन हाउसेस के लिए एक्स्ट्रास ढूंढने का अड्डा थी। यहाँ ऊपर कई छोटे क्रूज रुकते थे, इसलिए होटल के नीचे हमेशा ऐसे एक्स्ट्रास की भीड़ लगी रहती थी जो सुपरस्टार बनने का सपना देखते थे। वो रोज यहाँ नीचे बैठकर इंतजार करते थे कि कोई उन्हें चुन ले, चाहे एक बैकग्राउंड रोल के लिए ही क्यों ना हो। इनमें से कुछ प्रॉपर एक्टिंग स्कूल से आए थे और कुछ बस अपने जोश के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में घुसना चाहते थे। यहाँ इस जगह का एक ही फायदा था कि यहाँ कोई एजेंट या दगाल नहीं था। फिल्म अकेडमी के पास होने की वजह से यहाँ ज्यादातर अकेडमी के स्टूडेंट्स का ही कब्जा रहता था। वहां पहुंचने के बाद मैं भी चुपचाप एक पेड़ की छांव के नीचे जाकर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा। होटल से कभी भी कोई भी आकर एक्टर्स सेलेक्ट कर लेता था। दिन में ऐसे 7-8 चांसेस मिल जाते थे। जिसकी किस्मत अच्छी होती उसे दिहाड़ी मिल जाती और जिसकी खराब होती उसे कम से कम फ्री का खाना तो मिल ही जाता। मैं पहले भी यहाँ आता रहता था, इसलिए मुझे सब पता था। मुझे खड़े हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक कोई नीचे आया। वो नीली शर्ट पहने एक मोटा सा आदमी था। वो पसीने से लथपथ था और उसके अंडर आर्म्स भी भीग चुके थे। क्या यहाँ किसी को खाना बनाना आता है? कम से कम बेसिक कुकिंग आनी चाहिए। उम्र 25 से 35 के बीच। डायलॉग्स भी मिलेंगे। डायलॉग्स मिलेंगे। ये सुनते ही वहां बेसब्री से इंतजार कर रहे एक्स्ट्राज उसकी तरफ टूट पड़े। मुझे खाना बनाना आता है? मुझे भी आता है। मैं पैन बहुत अच्छे से टॉस कर लेता हूँ, पर मेरी उम्र 36 है। चलेगा क्या? बस 1 साल ही तो ऊपर हूँ। मुझे फ्राइड राइस बनाना आता है। चलेगा क्या? पैन टॉस नहीं आता तो चलेगा क्या? मैं हर तरह का चाइनीज खाना बना सकता हूँ। वो मोटा आदमी बीच में बुरी तरह घिर गया था। चारों तरफ से आ रही आवाजों से उसके कान सुन्न हो रहे थे और वो झल्ला रहा था। मैं साइड में खड़ा मन ही मन हंस रहा था। ये जो आते ही चिल्लाने लगते हैं ना, ये सब नौसिखिए होते हैं। मेरे जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्स्ट्रास कभी मक्खियों की तरह ऐसे नहीं झपटते। तुम्हें सही टाइमिंग पकड़नी आनी चाहिए। जब मैंने देखा कि भीड़ का वो शोर थोड़ा कम होने लगा है तो मैंने सही मौके पर तेज आवाज में कहा, खाना बनाना आता है, पैन भी टॉस कर लेता हूँ, मेरी उम्र 26 है। बिल्कुल क्लियर। मैंने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता दी। उस मोटे आदमी ने तुरंत मुझे नोटिस किया। उसने पीछे मुड़कर देखा और अचानक उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया। उसने झल्लाहट में अपने आसपास के लोगों को हटाया और तेजी से मेरे पास आकर डाउट में बोला, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, याद आया। तुम वही लू चैन हो ना जिसने कल उस रियलिटी शो के ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया था? सही कहा ना? तुम ही हो ना जिसने ड्रग एडिक्ट का रोल किया और पुलिस को बुला लिया? हाँ, मैं ही हूँ। तुम अभी भी यहाँ काम ढूंढ रहे हो? ठीक है, तुम सेलेक्ट हो, मेरे साथ आओ। बस मैं उस मोटे आदमी के पीछे पीछे होटल के अंदर चला गया। मुझे कैरेक्टर की डिटेल्स मिल गई। ये एक लो बजट का मॉडर्न ड्रामा था। शूट आज सुबह ही शुरू हुआ था और लगभग सारे एक्टर्स फाइनल हो चुके थे। बस सुबह सेट पर एक कॉल आया था। पहले सीन में जो शेफ बैकग्राउंड में खड़ा रहने वाला था और जिसे 2 लाइन्स बोलनी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो आ नहीं सका। इसलिए उन्होंने यहाँ कॉल किया ताकि इमरजेंसी में किसी को ढूंढ सके। वैसे भी ये बस एक छोटा सा रोल था, 2 लाइन्स बोलकर काम खत्म।
सेलेक्ट होते ही मुझे तुरंत सेट पर जाकर शूट शुरू करना था। कमरे में जो कास्टिंग एडी था वो एक ब्लैक चश्मे वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। वो मुझे देखते ही सन्न रह गया। वो मोटा आदमी जल्दी से उसके पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिसके बाद एडी को सब समझ आ गया। अच्छा, ये वही है जो कल ट्रेंडिंग में था। एक अनजान से लड़के ने ड्रग एडिक्ट का रोल करके पुलिस वालों को बुला लिया था। काफी फेमस हो गया है ये। लड़के में टैलेंट तो है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें यहाँ क्या चाहिए। बस 2 लाइंस बोलनी है और बैकग्राउंड में खड़े रहना है। क्या तुम ये करना चाहते हो? हाँ, करना चाहता हूँ। ठीक है, पैंट टॉस करना आता है ना? तो थोड़ी देर में हमारे साथ सेट पर चलना। तुम्हें अगले 3 दिन हमारे साथ रहना पड़ेगा। टोटल 3 दिन का शूट है, जिसमें तुम्हें किचन में खाना बनाना है। मंजूर है? पेमेंट 150 पर डे मिलेगी। मैं मानता हूं कि कल तुम ट्रेंडिंग में थे, लेकिन फिर भी तुम एक एक्स्ट्रा ही हो। एक्स्ट्रास का रेट 100 से 150 होता है। क्योंकि तुम एक्टिंग ग्रेजुएट हो, इसलिए मैं तुम्हें हाईएस्ट 150 दे रहा हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। 20 मिनट बाद सेट के लिए निकलेंगे। वो मोटा आदमी जल्दी से मेरे पास आया और मुझे एक्स्ट्रा वाला बेसिक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये बस एक फॉर्मेलिटी थी। एक्स्ट्रास के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कोई मायने नहीं रखते। दिन के 150 का स्टैंडर्ड रेट था, तो मैंने जल्दी से उस पर अपने साइन कर दिए। साइन करते ही, जैसा कि मैंने सोचा था, मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट का अगला रोल एक शेफ का है। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आप एक टॉप लेवल के नेशनल ट्रेजर शेफ बन गए हैं। आप 8 तरह के चाइनीज क्यूजीन में एक्सपर्ट हैं, सैकड़ों फ्लेवर्स की नॉलेज रखते हैं, आपको नेशनल बैंक्वेट्स का खाना बनाना आता है और आप लेजेंडरी मंचूहान इंपीरियल फीस्ट के असली वारिस हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बैडएस है। मेरा पूरा शरीर ऐसे गर्म हो गया जैसे मैं किसी हॉट स्प्रिंग में नहा रहा हूं। मेरे दिमाग में अनगिनत रेसिपीज भर गईं और एक शेफ की सारी आदतें मेरे रग रग में बस गईं। ये फीलिंग बहुत गजब की थी, लेकिन अभी के लिए मैं वापस नॉर्मल हो जाता हूं। सेट पर पहुंचकर ही अपना जलवा दिखाऊंगा। 1 घंटे बाद मैं उस मोटे आदमी और एडी के साथ वेस्ट रिंग रोड पर एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचा। यही शूट की लोकेशन थी। रेस्टोरेंट कम से कम 20 साल पुराना लग रहा था। उन्हें एग्जैक्टली ऐसा ही ओल्ड स्कूल वाइब चाहिए था। जब मैं अंदर गया और मैंने मेन एक्ट्रेस को शूट करते देखा तो मैं एकदम सन्न रह गया। इस ड्रामा की मेन एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि शिया वान क्विंग नाम की वही लड़की थी जो कल ऑडिशन में मेरी कंपेटिटर बनने वाली थी। लगता है वो भी न्यू कमर ही है, लेकिन कम से कम अब वो एक लीड एक्ट्रेस तो है, चाहे बजट कितना भी कम क्यों ना हो। आखिर है तो ये टीवी सीरीज ही। जल्द ही एक्ट्रेस का सीन पूरा हो गया। इस क्यूट सी दिखने वाली लड़की की एक्टिंग अभी भी काफी कच्ची थी। जमीन पर बैठकर बर्तन धोने वाले एक छोटे से सीन के लिए उसे कई रीटेक्स देने पड़े। शूट के दौरान उसकी घबराहट देखकर मुझे अंदर ही अंदर फील हुआ कि आजकल नए लोगों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए ब्रेक मिलना कितना मुश्किल है। जब मैंने शिया वान क्विंग को बाहर आते देखा तो मैंने सिर हिलाकर उसे हेलो बोलने का सोचा, लेकिन मुझे हैरानी हुई जब उसने बस मुझे एक हल्की सी नजर से देखा और सीधा आगे निकल गई। जिया वानचिंग बाहर जा चुकी थी। मैंने बस सिर हिलाया और समझ गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी ही होती है। यहाँ रुतबे को सलाम ठोका जाता है। अगर हम रास्ते में मिलते तो शायद वो हेलो बोल भी देती, लेकिन सेट पर वो मेन एक्ट्रेस थी और मैं बस एक बैकग्राउंड एक्टर जिसे इमरजेंसी में बुलाया गया था। हमारा लेवल बिल्कुल अलग था। जिन लोगों का EQ अच्छा होता है वो शायद फेक स्माइल देकर बात कर लेते, लेकिन जिनका EQ कम होता है वो तुम जैसे बैकग्राउंड एक्टर को भाव ही नहीं देते। क्या पता अगर ये सीरीज हिट हो गई तो वो रातों रात सुपरस्टार बन जाएगी, और मैं क्या हूँ, बस एक मामूली सा एक्स्ट्रा। इसलिए मैंने दिल पर नहीं लिया। मैं दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता रहा। कास्टिंग एडी काफी देर से डायरेक्टर के साथ धीरे धीरे कुछ बात कर रहा था। क्या बात हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? आखिरकार कास्टिंग एडी बाहर आया और मेरे सामने आकर बहुत सीरियस होकर बोला, लूचेन, बात यह है कि हमारे यहाँ पहुंचने से पहले लीड एक्ट्रेस अपने साथ किसी को लेकर आई है। तुम समझ रहे हो, अंदर वो शेफ। ये सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। मैं भी सोचूं कि जिया वानचिंग अभी ऐसे क्यों देख रही थी जैसे मैंने उसके पैसे चुराए हों, इतनी रूखी और चिड़ी हुई। तो चक्कर ये है कि वो अपने किसी जान पहचान वाले को ले आई है ताकि उसे कोई रोल दिलवा सके। सेट पर ये सब बहुत कॉमन है, रोज होता है। मैंने भी इसे ज्यादा दिल पर नहीं लिया, लेकिन मैंने यहाँ आने से पहले कास्टिंग एडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मेरे माथे पर सिकुड़न देखकर एडी ने मेरा कंधा थपथपाया। उसने धीरे से कहा, लूचेन, तुम टेंशन मत लो। माना कि इन सीन्स में शेफ बस एक बैकग्राउंड है और सिर्फ 3 दिन का काम है, लेकिन डायरेक्टर डिटेल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। अंदर जो लड़का है उसे खाना बनाना नहीं आता, उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम फेक लग रही है। हमारे आने से पहले वो 10-12 टेक्स दे चुका है, लेकिन एक भी सही नहीं हुआ। इसलिए डायरेक्टर ने कहा है कि वो पहले तुम्हारी एक्टिंग देखना चाहता है। अगर तुम्हारा फील सही लगा तो तुम रहोगे, वरना हम उसी लड़के से काम चला लेंगे। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, समझ गया। कल तुम्हारा वो ड्रग एडिक्ट वाला वीडियो मैंने इंटरनेट पर देखा था, बहुत
गजब का था। मुझे नहीं पता कि तुमने वो एक्टिंग की थी या नहीं, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें खाना बनाना और पैन टॉस करना आता है, तो अब जाकर मुझे अपना जलवा दिखाओ। ठीक है। मैं एकदम रिलैक्स होकर किचन की तरफ बढ़ा। चलते चलते ही मैंने अपने शेफ वाले मोड में स्विच कर लिया था। किचन में पहुंचकर मैंने अपनी कॉस्ट्यूम पहन ली थी, लेकिन कोई मेकअप नहीं किया था। डायरेक्टर बस मेरा फील देखना चाहता था। रोल चाहे कोई भी हो, एक एक्स्ट्रा का ही क्यों ना हो, तुम्हें कैरेक्टर में आना ही पड़ता है। एक बार तुम कैरेक्टर में आ गए तो एक्टिंग अपने आप होने लगती है। किचन के दरवाजे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लाइट्स और कैमरा सेट हो गए थे। डायरेक्टर बाहर मॉनिटर के सामने बैठा था। एक्ट्रेस जिया वानचिंग भी दरवाजे के पास खड़ी देख रही थी और उसके बगल में वो लड़का खड़ा था जिसे वो लेकर आई थी। उस लड़के ने मेरी पीठ देखकर जिया वानचिंग के कान में धीरे से पूछा, अब क्या होगा? पहले देखते हैं। ये भी काफी यंग है। एक शेफ की वाइब कॉपी करना इतना आसान नहीं होता, तुम टेंशन मत लो। किचन में एडी के एक्शन बोलते ही सीन शुरू हो गया। स्टोव के सामने मैंने बहुत एक्सपर्ट तरीके से आग जलाई और कढ़ाई रखी। मुझे एग फ्राइड राइस बनाना था, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी डिश है। डायरेक्टर ये नहीं देखने वाला था कि राइस टेस्टी बना है या नहीं, बल्कि वो ये देखने वाला था कि मेरे अंदर वो शेफ वाली वाइब है या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने मॉनिटर में मुझे कढ़ाई उठाकर करछी चलाते देखा, उसकी आंखें चमक उठी। यही वो फील है। मैं स्टोव के सामने खड़ा था और मेरे हाथ मक्खन की तरह तेज चल रहे थे। मैंने गरम कढ़ाई में तेल घुमाया और एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया। फिर मैंने ठंडा तेल डाला और एक अंडा उठा लिया। एक क्लासिक शेफ के स्टाइल में मैंने एक हाथ से हल्का सा दबाकर अंडे का छिलका तोड़ा और उसे सीधे तेल में डाल दिया। 1 2 3। फिर मैंने तेजी से अंडों को फेंटना शुरू किया। मेरे हाथों की स्पीड बहुत तेज थी। उसी वक्त मैंने एक हाथ में कपड़ा लपेटा, कढ़ाई पकड़ी और उसे टॉस करने लगा। मेरे हाथ ऐसे चल रहे थे कि देखकर दिल खुश हो जाए। डायरेक्टर खुश हो गया और बिना सोचे सिर हिलाने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर खड़े लोगों ने भी एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। ये बहुत नेचुरल लग रहा है। इसे जहां से भी देखो ये एक प्रॉपर शेफ ही लग रहा है। जल्द ही किचन में काम खत्म हो गया। एग फ्राइड राइस की एक प्लेट तैयार थी। जब मैंने बड़ी सी करछी से राइस को प्लेट में निकाला तो मेरे हाथ बहुत तेज और फुर्तीले थे। जब कढ़ाई में बस थोड़ा सा राइस बच गया तो मैंने स्टाइल मारते हुए लंबी करछी को घुमाया, कढ़ाई में पीछे की तरफ जोर से रगड़ा, उल्टे हाथ से एक चक्कर घुमाया और वापस स्टोव पर लाकर करछी का बचा हुआ राइस प्लेट में डाल दी। बस इस एक करछी वाले मूव को ज्यादातर प्रोफेशनल शेफ्स भी ठीक से नहीं कर पाते। बहुत से लोग इसमें कंट्रोल खो देते हैं। दरवाजे पर खड़ा कास्टिंग एडी खुशी से फूल गया। ये इतना प्रोफेशनल था कि इसमें वो कोई कमी नहीं निकाल सकता था। सच कहूं तो ये बंदा प्रॉपर शेफ ही है भाई। बन गया, खाना तैयार है, इसे कस्टमर को दे दो। बाहर से कट की आवाज आई। ऑडिशन खत्म हो गया। कास्टिंग एडी सबसे पहले अंदर आया और उसने मेरी पीठ थपथपाई। बहुत बढ़िया, यही फील चाहिए था। डायरेक्टर भी अंदर आ गया। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी सीरियसनेस थी, लेकिन उसकी आंखें सब सच बता रही थी। वो बहुत सैटिस्फाइड था। किचन के दरवाजे पर आकर उसने सीधा कहा, यही सिलेक्ट है, जल्दी इसका मेकअप करो, अब फाइनल शूट करेंगे। लुचन, एक और एग फ्राइड राइस बनाना, बस ध्यान रखना फील चेंज ना हो। अभी जो वाइब थी बिल्कुल वही चाहिए। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। श्या, अपना सीन खत्म करो, जल्दी करो। श्या वानचिंग की आवाज से लग रहा था कि वो खुश नहीं है। उसने मजबूरन उस लड़के के हाथ पर थपथपाया जिसे वो लेकर आई थी और उसे बाहर जाने का इशारा किया। कम से कम उसे अपना सीन तो खत्म करना ही था। फिर मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप करने लगा। मेरे शेफ कैरेक्टर को ऐसा दिखना चाहिए था जैसे वो तेल और पसीने में नहाया हुआ हो। डायरेक्टर पास खड़ा होकर मेकअप को लेकर इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। उसकी कुछ बातें सुनकर ही मैं समझ गया कि ये डायरेक्टर डिटेल्स को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है। अगर इस लो बजट ड्रामा की स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो मुझे लगता है ये सीरीज काफी हिट हो सकती है। असल में एक ड्रामा की असली जान डायरेक्टर ही होता है, एक्टर्स तो बाद में आते हैं। डायरेक्टर ने सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी और जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसकी नजर मेरे बनाए हुए एग फ्राइड राइस पर पड़ी और पता नहीं क्या सोचकर वो उसे उठाकर ले गया। 10 मिनट बाद फाइनल शूट शुरू हुआ। क्लैप बोर्ड, लाइट्स, कैमरा सब चालू हो गया। मेरा चेहरा कैमरे में नहीं आ रहा था, मैं बस पीछे खाना बना रहा था। किचन के दरवाजे पर श्या वानचिंग एक बेचारी सी लड़की का रोल कर रही थी जो जमीन पर बैठकर सब्जियां धो रही थी। पूरा कैमरा फोकस उसी पर था। कभी कभी बस पीछे मेरा शॉट आ जाता था। बाहर डायरेक्टर मॉनिटर पर नजर गड़ाए बैठा था, लेकिन उसके बाएं हाथ में प्लेट और दाएं हाथ में चम्मच था और वो पागलों की तरह फ्राइड राइस ठोस रहा था। 2 घंटे से ज्यादा टाइम के बाद श्या वानचिंग का सीन आखिरकार ओके हुआ। डायरेक्टर की शक्ल देखकर लग रहा था कि उसने जैसे तैसे काम चलाया है। इस 1 घंटे के अंदर मैंने टोटल 12 प्लेट एग फ्राइड राइस बनाए थे। सच कहूं तो मेरे हाथों की तो बैंड बज गई थी। लेकिन ये थकान मुझे तब महसूस हुई जब मैं अपने शेफ वाले मोड से नॉर्मल मोड में वापस आया। जब मैं शेफ मोड में था तो मुझे जरा सी भी थकावट या कमजोरी फील नहीं हुई। ये सच में कोई जादू जैसा था। उसके बाद कुछ और छोटे सीन्स शूट हुए जिनमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। जल्द ही हम बाहर आ गए। टेबल फ्राइड राइस से भरी हुई थी। आज दोपहर को सब ने एग फ्राइड राइस ही खाए। अरे भाई, ये फ्राइड राइस तो बहुत टेस्टी है। चावल का एक एक दाना अलग है। नमक और मसाले एकदम परफेक्ट हैं। अंडे की परत चावल पर लिपटी हुई है, ऊपर से हरे प्याज का तड़का, खाने में एकदम सॉफ्ट और मजेदार। ल्यूचिन, क्या तुम्हें पहले कभी शेफ का काम किया था? नहीं, सच में नहीं, बिल्कुल नहीं। फिल्म अकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद मैं बस एक्स्ट्रास के रोल्स कर रहा हूँ। मैंने कभी शेफ का काम नहीं किया, लेकिन मुझे नॉर्मली खाना बनाना पसंद है, इसलिए मुझे ये सब आता है। ऐसा है क्या? लड़के मान गए। कम से कम तुम्हारा ये फ्राइड राइस तो गजब का है।
अरे फ्राइड राइस तो कुछ भी नहीं है, मुझे 8 तरह के चाइनीज क्विजलिंग्स बनाने आते हैं। मैं नेशनल बैंक्वेट की डिशेस भी बना सकता हूँ, यहाँ तक कि मंचूहान इंपीरियल फीस्ट भी। ये सुनते ही कास्टिंग एडी के मुंह से चावल बाहर गिर गए। लंच के बाद मैं अकेला रेस्टोरेंट के बाहर पेड़ की छांव में खड़ा होकर अपनी पेमेंट का इंतजार कर रहा था। एक्स्ट्रा के काम में पेमेंट रोज मिलती है। मेरा सीन शूट हो चुका था, इसलिए मेरे हाथ में 150 रुपए आ गए। अगले 3 दिन का खाने का जुगाड़ हो गया था। मैंने अपना स्टेटस पैनल खोलकर देखा। मेरे सिस्टम के लिए लेवल अप करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मैं एक्स्ट्रा के रोल्स करूं। बस अलग अलग रोल्स एक्सपीरियंस करने हैं, या अगर थोड़ा और नोटिस होना है तो मेन एक्स्ट्रा या फोरग्राउंड एक्टर बन जाओ, या थोड़ा और ऊंचा लेवल चाहिए तो स्पेशल एक्स्ट्रा बन जाओ। मुझे सच में कोई मेन एक्टर बनने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई मूवी हो या टीवी सीरीज, मेन रोल में बहुत टाइम वेस्ट होता है जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ रोल्स एक्सपीरियंस करके ही मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छी कर सकता हूं। जैसे ये शेफ वाला रोल ही देख लो। सिस्टम ने मुझे 8 क्विजीन्स और नेशनल बैंक्वेट की नॉलेज दे दी है, यहाँ तक कि वो खो चुकी मंचूहान फीस्ट की रेसिपीज भी मिल गई हैं। अब और क्या चाहिए लाइफ में। मैंने पैनल बंद किया, जोर से अंगड़ाई ली कि तभी मेरे पीछे से कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो वो शियावान किंग थी। वो अपने हाथ पीछे किए धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आई और स्माइल करते हुए बोली, लू चेन, क्या इत्तेफाक है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें यहाँ एक्स्ट्रा के तौर पर बुलाया जाएगा। सुबह तुम्हें देखकर मैं एकदम चौंक गई थी। अच्छा, पर मैंने तुम्हें उछलते हुए तो नहीं देखा, तुम बड़े मजाकिया हो। पहली नजर में वो सच में बहुत इनोसेंट और क्यूट लग रही थी, एकदम सिंपल सी, लेकिन ध्यान से देखने पर उसकी आंखों में चालाकी साफ नजर आ रही थी। वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी। अगर मैंने उसे सुबह इतना रूखा और चिढ़ा हुआ ना देखा होता तो शायद मैं मान लेता कि वो सच में मुझसे बात करने आई है, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि वो यहाँ बिना किसी मतलब के नहीं आई है। सच कहूँ तो मैंने कल तुम्हारा वो रियलिटी शो वाला वीडियो देखा था, सच में मैं बहुत डर गई थी। अच्छा, क्या वो हालत सच में तुम्हारी एक्टिंग थी? मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। अरे बाप रे, ये औरत, इसके डाउट का असली मतलब क्या है? कि मैं सच में एक ड्रग एडिक्ट हूँ? ये जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने आई है। वैसे सच कहूँ तो तुम्हें यहाँ देखकर मैं भी चौंक गया था। क्यों, क्या तुम इस प्रोडक्शन टीम को जानते हो? नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम्हारी एक्टिंग इस ड्रामा की लीड एक्ट्रेस बनने लायक नहीं है। तुम्हें भी लगता है ना? तुम्हें ये मेन रोल कैसे मिला? मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है। शिया वांगचिंग का वो क्यूट सा चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वो समझ गई थी कि मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं साफ तौर पर ताना मार रहा था कि उसे ये लीड रोल पक्का डायरेक्टर के साथ सोकर मिला होगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये कोई बड़ी बात नहीं है। रोल्स के लिए डायरेक्टर्स के साथ सोना बहुत कॉमन है। बस फर्क इतना है कि बहुत सी एक्ट्रेसेस ये सब करके भी सती सावित्री बनने का नाटक करती हैं। मैं मुड़ा और वहां से चल दिया। मैंने शिया वांगचिन ये उस गुस्से से लाल चेहरे और किटकिटाटे दांतों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वैसे भी मैं बस एक एक्स्ट्रा था जिसे सिर्फ 3 दिन के लिए बैकग्राउंड में खड़ा होना था। रेस्टोरेंट में जाकर मैंने कास्टिंग एडी को ढूंढा और जल्द ही मुझे मेरी आज की पेमेंट मिल गई। जाते जाते एडी मुझे खींचकर थोड़ा दूर ले गया। कल की सीन के लिए डायरेक्टर ने तुम्हारे रोल में थोड़ा चेंज किया है। तुम्हारे सीन और डायलॉग्स बढ़ा दिए हैं। तुमने कहा था ना कि तुम्हें 8 कुजीन्स, नेशनल बैंक्वेट्स और मंचूहान फीस्ट बनाना आता है। यही कहा था ना? मैंने सिर हिलाया। मेन्यू में स्क्विरल मैंडरिन फिश नाम की एक डिश है, तुम्हें पता है ना? हाँ पता है। ठीक है, कल जो सीन ऐड हुआ है उसमें तुम्हें यही स्क्विरल मैंडरिन फिश बनानी है। हो जाएगा ना? कोई मुश्किल तो नहीं? इस डिश को बनाने में काफी टाइम लगता है, तुम्हें पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिन का 1500 दूंगा, एक टॉप लेवल एक्स्ट्रा के रेट के हिसाब से। ठीक है? मंजूर है? ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तुम्हारा मेन काम एक्टिंग है, तुम्हें अपने डायलॉग्स अच्छे से बोलने होंगे। कल तुम्हारे लिए नए डायलॉग्स ऐड किए गए हैं, टोटल 9 लाइंस हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बहुत बढ़िया, तो कल अपना बेस्ट देना। सच कहूं तो तुम्हारी इस शेफ वाली वाइब ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है कि तुम असल में एक्टर हो या शेफ। खैर, अब तुम जाओ, कल सुबह 10:30 बजे शार्प पहुंच जाना। बाय। बाहर दूर पेड़ की छांव के नीचे से मुझे शाह वान किंग और डायरेक्टर की आवाजें आ रही थीं। क्या आपको सच में लगता है कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है? इंटरनेट पर बहुत लोग कह रहे हैं कि वो सच में ड्रग अटैक था। हमें क्या पता उसका पास्ट कैसा है, और आपने उसके सीन्स भी बढ़ा दिए। डायरेक्टर का जवाब सुनकर तो मुझे उल्टी आ गई, एकदम चीप और घिनौना। अब तो पक्का प्रूफ मिल गया था, अगर ये डायरेक्टर के साथ नहीं सोई है ना तो मैं अपना सिर काटकर फुटबॉल बना लूंगा। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक गटर है, यहाँ कोई शरीफ नहीं है, और मैंने भी कभी खुद को कोई दूध का धुला नहीं माना, वरना मैं इस इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश ही नहीं करता। मैं चौड़े होकर सेट से बाहर निकला, कैब ली और सीधा घर चला गया। तीसरे दिन सुबह 11 बजे रेस्टोरेंट वाले सेट पर मैं पूरी तरह तैयार था। मेरे सीन्स सच में बढ़ा दिए गए थे। 9 लाइंस के डायलॉग्स थे, और इस बार मुझे एक सोलो कैमरा शॉट भी मिला था जिसमें मेरा चेहरा साफ दिखने वाला था। मुझ जैसे छोटे एक्टर के लिए, जिसने बस 1 साल पहले ग्रेजुएशन की हो और जो अब तक सिर्फ एक्स्ट्रा के रोल कर रहा हो, ये बहुत बड़ा मौका था। खासकर आज जब मुझे नेशनल बैंक्वेट वाली डिश स्क्विरल मैंडरिन फिश बनानी थी। किचन के अंदर मेरे अंदर का टॉप लेवल शेफ जाग उठा और मेरे हाथ में पकड़ी करछी ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। दोपहर के लंच
के वक्त रेस्टोरेंट में डायरेक्टर, एडी, मेन एक्ट्रेस और मैं एक ही टेबल पर बैठकर मजे से खा रहे थे। टेबल के बीच में मेन डिश रखी थी, स्क्विरल मैंडरिन फिश। ये डिश बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट थी। इसका रंग प्यारा सा ऑरेंज था। इसका टेस्ट खट्टा मीठा था, खाने में एकदम स्मूथ और खुशबूदार। मछली का मीट मुंह में जाते ही घुल रहा था। उस खट्टी मीठी ग्रेवी के साथ कोई भी खुद को इसे खाने से रोक नहीं पा रहा था। सब लोग इसे खाकर पागल हो चुके थे। हालांकि शाह वान किंग अभी भी मुझे दुश्मनों की तरह देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने इस नेशनल बैंक्वेट वाली डिश का एक निवाला खाया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मैंने 5 स्टार होटल्स में भी इतना मजेदार खाना नहीं खाया। वो सोच रही थी, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का एक्टर है, ड्रग एडिक्ट है या कोई शेफ है। मेरी एक्टिंग को लेकर डायरेक्टर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था। उसे लग रहा था जैसे मैं एक असली शेफ की तरह बिहेव कर रहा हूं। पूरे शूट के दौरान मेरी एक्टिंग में जरा भी फेकपन नहीं था। सब कुछ बहुत नेचुरल और स्मूथ था। मेरे डायलॉग्स बोलने का तरीका भी एकदम रियल था। ये इतना असली था कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कोई एक्टर हूं, आपको लगेगा कि मैं एक प्रॉपर शेफ हूं। लंच के बाद डायरेक्टर खुद मुझे ढूंढते हुए आया। हम दोनों पेड़ की छांव के नीचे खड़े थे। लू चेन, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने पहले कभी शेफ का काम किया है? टेंशन मत लो, सच बताने से तुम्हारे इस रोल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, सच में नहीं किया। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने 1 साल तक एक्स्ट्रास के रोल्स किए हैं। इधर उधर काम ढूंढने में इतना बिजी था कि शेफ का काम करने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने सच में ये काम नहीं किया। बाप रे, तो तुम्हारी स्किल्स सच में बहुत कमाल की हैं और तुम्हारे एक्टिंग करने का तरीका इतना रियल है कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि ये तुम्हारी नॉर्मल लाइफ है या तुम एक्टिंग कर रहे हो। तारीफ के लिए शुक्रिया डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर, मेरी आज की पेमेंट। रुको लूचन, एक बात सुनो। हम रातों रात स्क्रिप्ट चेंज कर देंगे और तुम्हारे कैरेक्टर को थोड़ा बड़ा बना देंगे। तुम मेल लीड 5 बन जाओ और एक्ट्रेस के गार्डियन का रोल करो। सीन्स कितने होंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन तुम्हें लगभग 3 महीने तक हमारे साथ सेट पर रहना होगा। अगर सब अच्छा रहा तो तुम्हें आगे से एक्स्ट्रास वाले रोल्स नहीं करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे इस छोटे से प्रोडक्शन हाउस को हल्के में मत लेना। इसके पीछे बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी का हाथ है। जब ये ड्रामा खत्म हो जाएगा तो मैं स्पेशली किसी को बोलकर तुम्हारे लिए एक शेफ वाला ड्रामा लिखवाऊंगा। तो बोलो, इंटरेस्ट है? सॉरी डायरेक्टर सर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। आप बस मेरी आज की पेमेंट क्लियर कर दीजिए। डायरेक्टर सन रह गया। इतना बड़ा मौका सामने था और ये कह रहा है कि इसे इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये बात किसी और एक्स्ट्रा से कही जाती कि अगली सीरीज तुम्हारे लिए स्पेशली लिखी जाएगी, तो वो खुशी के मारे जमीन पर गिरकर रोने लगता। लेकिन इस लड़के को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसे बस अपनी आज की दिहाड़ी की पड़ी है। लू चेन, तुम श्योर हो कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मजाक चल रहा है क्या? 1 महीने बाद मुझे उस एक्टिंग शो के लाइव स्टेज पर जाना है। आखिर किसे इस लो बजट वाले घिसे पेटे ड्रामा में मेन लीड 5 बनने का शौक होगा, वो भी उस घटिया एक्ट्रेस के साथ एक्टिंग करने का? डायरेक्टर का मुंह लटक गया। उसने मुझे घूर कर देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। इसका एटीट्यूड भी कोई खास नहीं था। मैंने भी ज्यादा नहीं सोचा। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। मुझे मेरी आज की पेमेंट तो मिलकर ही रहेगी। कुछ मिनट बाद कास्टिंग एडी बाहर आया। जल्दी से मेरे पास आया और धीरे से बोला, तुमने डायरेक्टर का ऑफर ठुकरा दिया। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मुझे लगा कि वो मुझे प्यार से समझाने की कोशिश करेगा या डायरेक्टर की तरह ताने मारेगा, लेकिन उसने जो किया वो मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। वो हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, अच्छा किया जो तुमने हाँ नहीं कहा। लू चेन, मुझे तुम में टैलेंट दिखता है। ये जगह तुम्हारे जैसी बड़ी मछली के लिए बहुत छोटी है। तुम मुझे अपने फोन में ऐड कर लो। मैं बाद में तुम्हारे लिए कोई अच्छा मौका ढूंढूंगा। ये लो तुम्हारी आज की पेमेंट 1500 और ये 800 रुपए ऊपर से जो तुमने दोपहर को खाना बनाया। ये तुम्हारी उस मेहनत के लिए। चलो अब जल्दी घर जाओ और आराम करो। थैंक यू ब्रदर जेंग। कल आखिरी दिन है, बस किसी तरह शूट खत्म कर लो। डायरेक्टर का बर्ताव चाहे कैसा भी हो, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। टेंशन मत लो, मेरे अंदर इतना प्रोफेशनलिज्म तो है ही। तो ठीक है। और हाँ, कल के सीन में भी तुम्हें खाना बनाना है। क्या तुम एक ऑथेंटिक कंग पाओ चिकन बना सकते हो? मुझे वो बहुत पसंद है। हो जाएगा, लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे। साले पैसों के भूखे, पैसे बढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं। तो फाइनल रहा। जेंग भाई से हाथ मिलाने के बाद मैं वहां से लंबे कदम बढ़ाते हुए निकल गया। एक दिन में 2300 रुपए कमा लिए। बहुत बढ़िया। तीसरे दिन भी दोपहर का ही शूट था और जैसा कि जेंग भाई ने कहा था, उस यंग डायरेक्टर का मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ था। पूरी सुबह वो गुस्से में लाल था और सेट पर बात बात पर भड़क रहा था। ये देखकर मैंने बस अपना सिर हिलाया और सोचा, क्या सच में एक जैसे लोग ही एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं? इसका ईक्यू और बर्ताव बिल्कुल श्याओ वंग चिंग जैसा ही घटिया था। कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो औरत इसके साथ सोकर इस ड्रामा में घुस पाई। एक ही बिस्तर पर सोने वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। मेरा फोकस एकदम पक्का था, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। मेरी एक्टिंग भी हमेशा की तरह एकदम नेचुरल थी। पूरी मास्टर शेफ वाली वाइब आ रही थी। डायरेक्टर चाह कर भी मुझ में कोई कमी नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि मेरा नेचुरल परफॉर्मेंस एक ही टेक में ओके हो रहा था। आखिर में डायरेक्टर को अपना सारा गुस्सा जिया वांगचिंग पर निकालना पड़ा, क्योंकि लगभग हर टेक उसी की वजह से रीटेक हो रहा था और सारा टाइम उसी पर वेस्ट हो रहा था। दोपहर को मैं वहां खाना खाने के लिए नहीं रुका, बल्कि अपनी आज की 1500 की दिहाड़ी ली और जेंग चेंग की तरफ से प्राइवेट स्पॉन्सरशिप के तौर पर 1000 रुपए कुंग पाओ चिकन बनाने के लिए पैसे लिए और मैं सीधा वहां से
निकल गया। वो पूरी कुंग पाओ चिकन की प्लेट अकेले जेंग चेंग ने साफ कर दी। डायरेक्टर को भी उसे खाने में शर्म आ रही थी और जिया वोंगचिंग को भी। जब उन दोनों को ही शर्म आ रही थी तो बाकी लोगों की तो हिम्मत ही नहीं हुई आगे बढ़कर खाने की। आखिर में जेंग चेंग मजे से खाते हुए बोला, इस चिकन का टेस्ट एकदम किलर है। मैंने खुद को 3 दिन की छुट्टी दी। जेंग चेंग के उस छोटे से क्रू में सिस्टम से मिली पावर्स का यूज करके मैंने 3 दिन में 4,950 रुपए कमा लिए थे। ऐसा ट्रीटमेंट मुझे पहले कभी नहीं मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी लाइफ थोड़ी अपग्रेड की जाए। मैंने कुछ अच्छा खाने का सोचा, बहुत सारे सी फूड इंग्रेडिएंट्स खरीदे और घर आकर सीधा मास्टर शेफ वाले कैरेक्टर में स्विच हो गया। मैंने टॉप क्लास डिशेस बनाई, बस थोड़ा रिलैक्स और चिल करना था और मैंने सच में दबा कर खाया। इसी बीच मैंने सिस्टम को समझने में भी काफी टाइम लगाया, जैसे खुद को कोई कैरेक्टर असाइन करके एक्टिंग ट्राई करना या कॉस्प्ले के थ्रू एक्टिंग की नकल करना, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सिस्टम ने एक्टर प्रोफेशन को लॉक कर दिया था, जिसका मतलब था कि मुझे रोल्स पाने के लिए प्रोफेशनल रूट ही लेना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं था। तो मैंने सोचा कि फिलहाल एक्स्ट्रास का ही काम कंटिन्यू करते हैं, यही सबसे फास्ट तरीका है। इसके साथ ही 1 महीने बाद होने वाले वैरायटी शो का लाइव स्ट्रीम भी एक बेहतरीन मौका है। मेरी एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही थी। आराम के चौथे दिन मैंने तय किया कि मैं फिर से बाहर जाऊंगा और क्रू के चक्कर काटूंगा, लेकिन सुबह सुबह ही मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आ गया। कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से एक बूढ़ी लेकिन जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी। हेलो, लूचन बोल रहे हो? हाँ मैं ही हूँ, आप कौन? मैं जैंग हायरुएन हूँ, टीचर जैंग, नमस्ते नमस्ते। जैंग हायरुएन वही सबसे उम्रदराज हेड जज थे जिन्होंने एक्टर के ऑडिशन के टाइम मुझे जज किया था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो खुद मुझे कॉल करेंगे। ये वैरायटी शो के प्रमोशन राउंड के बारे में था। लूचन, आजकल क्या कर रहे हो? 1 महीने बाद वाले प्रमोशन राउंड के लिए मेंटली तैयार हो? टीचर जैंग, बस यूं ही टाइम पास कर रहा हूँ। प्रमोशन राउंड के लिए मेरी बस यही कोशिश रहेगी कि मैं अपना बेस्ट दूं ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। वैसे भी मैं इस लाइन में बिल्कुल नया हूँ, बस एक एक्स्ट्रा हूँ, तो मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा है लड़के, तुम्हारी मेंटालिटी काफी अच्छी है। लूचन, क्या तुम्हें पता है कि रिटायर होने से पहले मैं क्या करता था? नहीं पता। सच कहूं तो रिटायर होने से पहले मैं यांगजिंग फिल्म एकेडमी में टीचर था। इसीलिए ऑडिशन वाले दिन जब मैंने तुम्हारा रेज्यूमे देखा तो मुझे काफी अपनापन लगा। अच्छा, तो इसीलिए ऑडिशन वाले दिन जब ये मिंग पीछे के रास्ते से अंदर आया था तो वो इतने नाराज हुए थे और खुद आगे बढ़कर मुझे नॉर्मल रहने और करियर पर फोकस करने को कहा था। टीचर जैंग, तो आप भी यांजिंग के टीचर रह चुके हैं। ऑडिशन वाले दिन मुझे मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, तुम सिलेक्ट हुए क्योंकि तुम में टैलेंट है। सच कहूं तो लूचेन, तुम्हारे उस ड्रग एडिक्ट वाले परफॉर्मेंस को देखकर मैं जैंग ह्वारेन अपनी इतनी लंबी उम्र में यही कहूंगा कि मैंने आज तक किसी को इतना रियल एक्टिंग करते नहीं देखा। टीचर जैंग, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मैंने तो बस खुद को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की थी कि मैं एक एडिक्ट हूं, बस यूं ही दिमाग लगाया था। अच्छा लड़के, यूं ही दिमाग लगाकर कोई ऐसी एक्टिंग कैसे कर सकता है? लूचन, आज मैंने तुम्हें एक बात पूछने के लिए कॉल किया है। टीचर जैंग, बताइए। बात ऐसी है कि मेरा एक पुराना स्टूडेंट अब डायरेक्टर बन गया है और वो एक मॉडर्न रोमांस ड्रामा बना रहा है। वो इंडस्ट्री में नया है, उसका कोई खास नाम नहीं है, लेकिन इंसान अच्छा है। कम से कम मुझे लगता है कि उसमें टैलेंट है। अब उसके शो में एक बड़े स्पेशल रूल की जरूरत है, जिसके लिए 15 से 20 दिन क्रू के साथ रहना होगा। दिक्कत ये है कि उसके पास बजट कम है और कोई बड़ा नाम ना होने की वजह से उसे कोई अच्छा एक्टर नहीं मिल रहा। उसने मुझे कॉल करके मदद मांगी कि क्या कोई सस्ते में काम करने वाला एक्टर मिल सकता है। तब मुझे तुम्हारा ख्याल आया। टीचर जैंग, मैं तो बस एक नॉर्मल एक्स्ट्रा हूँ, मेरे जाने से क्या होगा? मैं कोई बड़ा एक्टर तो हूँ नहीं। लूचन, पहले सुन तो लो। मेरा स्टूडेंट एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे का रोल करवाना चाहता है, जिसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कैरेक्टर एकदम टिपिकल है, जिसके घर के पास करोड़ों की दौलत है और उसका एटीट्यूड एकदम घमंडी और बदतमीज वाला है। क्या तुम्हें लगता है तुम ये कर पाओगे? अरे बाप रे, ऐसा अमीर ज्यादा जिसके पास करोड़ों की दौलत हो? ये तो पक्का किया जा सकता है। ये रोल करने के बाद सिस्टम शायद मुझे सच में एक अमीर ज्यादा बना देगा। टीचर जैंग, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं सच कहूंगा, आपने जिस टिपिकल घमंडी अमीर ज्यादे की बात की है, मैंने सच में उस पर काफी रिसर्च की है और मुझे इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया। सच कहूं लूचेन, मुझ में तुम में बहुत पोटेंशियल दिखता है। तुम एक टैलेंटेड लड़के हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें प्रॉपर क्रू के साथ काम करके खुद को पॉलिश करने के मौके मिले। तो आ जाओ, मैं तुम्हें क्रू से मिलवाता हूं। टीचर जैंग, मुझ पर इतना ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, लेकिन लूचेन, मैं तुम्हें साफ बता दूं, अगर तुम वहां गए तो शायद तुम्हें बड़े रोल वाले पैसे ना मिले। बजट को देखते हुए वो शायद तुम्हें बस छोटे रोल के पैसे ही दे पाएगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वैसे भी एक नॉर्मल एक्स्ट्रा हूँ। छोटे रोल के पैसे भी मिल जाएं तो बहुत है। बस यही बात है। तुम सच में बहुत सुलझे हुए लड़के हो। तो ऐसा करो, अगर तुम आज फ्री हो तो मेरे साथ क्रू के सेट पर चलो। मेरे उस स्टूडेंट को तुम्हारा ऑडिशन लेने दो। अगर बात बन गई तो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा डोंगफांग बिल्डिंग के नीचे इंतजार कर रहा हूँ। कॉल कटने के बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक नया कैरेक्टर मिल गया था, वो भी एक अमीर ज़्यादा, जिसका बैकग्राउंड करोड़ों का है। क्या अब मेरी गरीबी दूर होने वाली है? जहां तक पैसों की बात है, अब वो मेरे लिए मायने नहीं रखते। वैसे छोटे रोल्स के लिए दिन के 300 से 500 मिलते हैं और बड़े रोल्स के लिए 1500 से 3000, तो डिफरेंस बहुत बड़ा था।
जैंग हुआरेन मुझसे छोटे रोल के पैसों में बड़े रोल का काम करवाना चाहते थे, जिसमें एक्टिंग और मेहनत दोनों बहुत ज्यादा थी। किसी नॉर्मल एक्टर के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी इसके लिए राजी नहीं होता, क्योंकि इसमें सरासर नुकसान था। लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं कोई प्रोफेशनल एक्टर तो था नहीं, सच कहूं तो ये मेरे लिए एक बड़ा मौका था। और रही बात रोल की, तो मेरे लिए ये अपने आप को निखारने का एक चांस था, खासकर अब जब मेरे पास सिस्टम है। अगर मैंने इस अमीरजादे का कैरेक्टर सक्सेसफुल तरीके से निभा लिया तो रोल सच में हकीकत बन सकता है और मैं रातों रात अपनी गरीबी मिटाकर अमीर बन जाऊंगा। मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। डोंगफेंग बिल्डिंग एक टॉप क्लास ऑफिस बिल्डिंग है, जिसके टॉप के 2 फ्लोर्स किराए पर लिए गए थे। क्रू वहीं उस मॉडर्न रोमांस ड्रामा की लाइव लोकेशन पर शूटिंग कर रहा था और ज्यादातर सीन्स ऑफिस के अंदर के ही थे, जहां ऑफिस वर्कर्स की लव स्टोरीज दिखाई जा रही थी। इसका किराया पक्का बहुत महंगा होगा। मैं शूटिंग एरिया के बाहर खड़ा होकर चारों तरफ देख रहा था। क्रू काफी बड़ा था। जैंग चेंग के उस छोटे से क्रू से तो बहुत बड़ा। डायरेक्टर का नाम चेंग चिंग चुआन था, जो पहले एक एक्टर हुआ करता था। कहते हैं कि सालों एक्टिंग करने के बाद भी वो फेमस नहीं हो पाया, तो उसने डायरेक्टर बनने का फैसला किया। वो जैंग हुआरेन का स्टूडेंट था और उसके कॉन्टैक्ट्स काफी अच्छे थे। ये मॉडर्न ड्रामा उसका पहला प्रोजेक्ट था, जिसमें करीब 3 करोड़ लगाए गए थे। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा जुआ था। मेन लीड के लिए एक ऐसे एक्टर को लिया गया था जिसका टाइम अब जा चुका था। उसका नाम जाओ युआन फान था। इस एक्टर पर एक ठप्पा लगा हुआ था, शाउट यान क्वान का। वो कभी शाउट यान क्वान का रोल करके पूरे देश में फेमस हुआ था, लेकिन उस इमेज के अलावा वो कुछ खास नहीं कर पाया। हालांकि उसने एक पुरानी फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री का फोकस नए और यंग एक्टर्स पर शिफ्ट हो गया था। ऊपर से वो कभी फालतू की पीआर या पैसे कमाने के लिए वैरायटी शो में नहीं जाता था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे लोगों की नजरों से गायब हो गया और आखिर में नौबत ये आ गई कि उसके पास काम ही नहीं बचा, जो कि काफी दुख की बात थी। जहां तक इस शो की फीमेल लीड की बात है, वो बिल्कुल मेरी ही तरह एक न्यू कमर थी, एक फिल्म अकेडमी की स्टूडेंट जिसका नाम जियांग रुआतोंग था। वो यांगजिंग फिल्म अकेडमी की 2023 बैच की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसका ग्रेजुएशन अभी बाकी था। सुना है कि चाहे मेल लीड झाओ युआन फान हो या फीमेल लीड जियांग रुआतोंग, दोनों को जैंग हुआरेन ने ही अपने कनेक्शंस के थ्रू लगवाया था। इससे पता चलता है कि जैंग हुआरेन की इंडस्ट्री में काफी अच्छी पकड़ थी। कोई 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद, लू चेन, यहाँ आओ। आया टीचर जैंग। मैं मुड़ा और तेजी से उनके पास गया। मेरी मुलाकात डायरेक्टर चेंग चिंग चुआन से हुई, जो अभी अभी बाहर आए थे। फर्स्ट इंप्रेशन में चेंग चिंग चुआन काफी पतले लगे। उन्होंने एक टोपी पहनी हुई थी और उनके चेहरे पर इतने बाल थी कि उनकी पुरानी एक्टर वाली चॉकलेटी इमेज बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो बाकी डायरेक्टर्स की तरह ही दिख रहे थे। जानबूझकर बढ़ाई हुई दाढ़ी, एकदम कैजुअल कपड़े और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। ये नॉर्मल था। उन्हें जैंग हुआरेन से मेरी सारी डिटेल्स मिल चुकी होंगी। जैंग हुआरेन चाहे मुझे जितना बढ़ा चढ़ाकर पेश करें, मैं अभी भी सिर्फ एक एक्स्ट्रा था, एकदम लोएस्ट लेवल का एक्स्ट्रा। कायदे से मुझे अंदर जाकर उनसे मिलना चाहिए था, लेकिन वो खुद जैंग हुआरेन के साथ बाहर आए थे और उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। झांग हुआरेन काफी एक्साइटेड थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, लूचेन, ये डायरेक्टर चेंग है। चेंग, ये वही लूचेन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हेलो डायरेक्टर चेंग, नमस्ते। टीचर झांग ने तुम्हें रेकमेंड किया है। अभी थोड़ी देर में ऑडिशन ले लेते हैं। अगर अच्छा लगा तो रख लेंगे, नहीं तो फिर टीचर झांग से कोई शिकायत मत करना। ऐसा नहीं होगा। हे, इधर आना। आ रही हूँ। जल्द ही एक लड़की भागते हुए बाहर आई। देखते ही लग रहा था कि वो एक असिस्टेंट है। वो पसीने से लथपथ थी। इसे साथ ले जाओ। क्या नाम था इसका? लूचेन। लूचेन को ले जाकर कपड़े चेंज करवाओ। थोड़ी देर में इसका ऑडिशन लेंगे। जाओत यानी का सीन ट्राई करेंगे। ठीक है। ही नाम की वो लड़की जल्दी से मेरे सामने आई, फिर दोनों सेट के अंदर चले गए। टीचर जैंग, ये लड़का बहुत यंग लग रहा है। मुझे इसमें वो अमीर और घमंडी वाला एटीट्यूड रत्ती भर भी नजर नहीं आ रहा। एक बार ऑडिशन लेकर देख लो। तुमने वो वीडियो तो देखा ही था। अगर वो एक ड्रग एडिक्ट का रोल इतने गजब तरीके से कर सकता है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें इस कैरेक्टर को निभाने का भी टैलेंट है। टीचर जैंग, आपको तो पता ही है कि इस इंडस्ट्री में कितने लोग ड्रग्स लेते हैं। आप समझते क्यों नहीं? क्या वो सच में सिर्फ एक्टिंग कर रहा था? मुझे तो नहीं लगता। चेंग, मैंने तुम्हें पहले भी टोका था, बिना किसी सबूत के किसी पर ऐसे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। तुम बस उसका ऑडिशन लेकर देखो। चेंग चिंग पहुंच चुका। क्या तुम्हें मेरी पारखी नजर पर भरोसा नहीं है? मेकअप आर्टिस्ट ने जल्दी से मेरे चेहरे को साफ किया, हल्का सा मेकअप लगाया और फिर मैंने कपड़े चेंज किए। बहुत ही अजीब सा पिंक सूट, साथ में चेक वाली पैंट, किसी लग्जरी ब्रांड के जूते और एक घड़ी जो साफ फेक लग रही थी। मैंने एक मोटी सी सोने की चेन पहनी, शर्ट के ऊपर के बटन खुले रखे ताकि थोड़ा सीना दिखे। तैयार होने के बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं एकदम से चौंक गया। ये कैसी शक्ल बना दी मेरी? क्या ये घमंडी अमीरजादे का लुक है? ये तो पूरा किसी छपरी का लुक लग रहा है। आजकल के शोज में जो घमंडी अमीरजादे होते हैं, उनका स्टैंडर्ड एकदम जाओटाई जैसा होता है। अगर आपको दिखाना है कि आपके पास पैसा है, आप घमंडी हैं और आपको किसी कानून का डर नहीं है, तो आपको अपने कपड़ों से ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सब सिर्फ आपके बिहेवियर और एटीट्यूड से ही साफ झलकना चाहिए। एकदम पागलपन और बेखौफ अंदाज। लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर वो खौफ कैसे दिखेगा? मैंने नामे सिर हिलाया।
पास ही खड़ी असिस्टेंट ही पलके झपकते हुए मेरे पास आई और कंफ्यूजन में बोली, मिस्टर लू चेन, आप सिर क्यों हिला रहे हैं? क्या कपड़े अच्छे नहीं लग रहे? मैं तुरंत कॉस्ट्यूम रूम में गया और खुद ही अपने कपड़े सिलेक्ट करने लगा। चेंग चिंग पोअन और जैंग हुआयरेन भी जल्द ही वहां आ गए। मैं कॉस्ट्यूम रूम से बाहर निकला। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा नीला सूट पहना था, सफेद शर्ट और उसके साथ सिर्फ एक लाल टाई मैच की थी। बालों को मैंने खुद ही हल्का सा गीला कर लिया था, जिससे एक रफ सा लुक आ रहा था। डायरेक्टर चेंग, मैंने खुद ही कपड़े बदल लिए। सच कहूं तो जाओ तियानी वाले उन कपड़ों में मैं कोई घमंडी अमीर ज्यादा नहीं बल्कि एक छपरी लग रहा था। तुम एक एक्स्ट्रा होकर मेरे विलन के डिजाइन को छपरी बोल रहे हो? तुमने खुद को समझ क्या रखा है? चेंग चिंग पोअन अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। उसे उम्मीद थी कि जैंग किसी अच्छे और जाने माने एक्टर को लाएंगे, क्योंकि भले ही इस अमीरजादे के रोल का स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन इसकी कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंटेंस थी और ये इस शो का एक छोटा सा क्लाइमैक्स भी था। इसके अलावा जैंग वायरन के कनेक्शन से कोई अच्छा एक्टर सस्ते में मिल सकता था जो आकर गेस्ट रोल कर दे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जैंग वायरन कम पैसों में किसी अच्छे एक्टर के बजाय एक नॉर्मल एक्स्ट्रा को ले आएंगे। ये मजाक नहीं तो और क्या था। माना कि कुछ दिन पहले लू चेन ने वैरायटी शो के ऑडिशन में एकदम किलर एक्टिंग की थी, जिससे पुलिस वाले तक आ गए थे। बाद में ये क्लियर हो गया था कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, लेकिन लोगों को पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ था। किसी और इंडस्ट्री में ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सच सबको पता है। यहाँ रोज किसी ना किसी की शिकायतें होती रहती हैं, तो कौन गारंटी ले सकता है कि लू चेन 100% इनोसेंट है। अब जैंग वायरन उसे यहाँ ले आए हैं, वो भी सस्ते पैसों में। क्या वो इस रोल के लायक है भी? चेंग जिंग चुआन बहुत चिढ़ा हुआ था। उसे लग रहा था कि टीचर जैंग ने उसे हल्के में लिया है और किसी को भी पकड़ कर ले आए हैं। मेरी खुद की हुई स्टाइलिंग देखकर चेंग जिंग चुआन मुझे बहुत कुछ सुनाना चाहता था, लेकिन जैंग वायरन की इज्जत की वजह से वो चुप रह गया। कैसे भी करके बस ये ऑडिशन खत्म करना था ताकि इज्जत बच जाए। फिर चेंग जिंग चुआन ने मुझे साइड के एक सोफे पर बुलाया और हम तीनों, मैं, वो और जैंग वायरन वहां बैठ गए। वो मुझे थोड़ा सीन समझाने लगा और ऑडिशन के लिए तैयार होने को कहा। साथ ही उसने किसी को फीमेल लीड को बुलाने के लिए भेजा ताकि वो मेरे साथ सीन कर सके। चेंग जिंग चुआन के शो में उस अमीरजादे का नाम जाओ तियानी था, जो एक बहुत बड़े करोड़पति खानदान से था। जाओ तियानी एकदम टिपिकल प्लेबॉय था, घमंडी, पागल और खुद को सबसे ऊपर समझने वाला। उसे लगता था कि पैसों से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था जो फीमेल लीड के पीछे पड़ा रहता था, जबकि फीमेल लीड और मेल लीड जाओ युआन फैन की आपस में एक एज गैप वाली लव स्टोरी थी। जाओ युआन फैन 40 साल के एक मिडिल एज्ड आदमी का रोल कर रहे थे और फीमेल लीड एक ताजा कॉलेज पास आउट एम्प्लॉय थी। एक एक्सीडेंट की वजह से दोनों की कहानी आपस में जुड़ जाती है। बस यही एक घिसी पिटी कहानी थी। आज मुझे ऑडिशन के लिए जो सीन मिला था, उसमें फीमेल लीड को उस अमीरजादे ने उसके ऑफिस के बाहर रोक लिया था। सीन की डिमांड थी कि मैं एकदम घमंडी और किसी से न डरने वाला एटीट्यूड दिखाऊं। तो इस सीन में कोई डाउट है? तभी आवाज आई, सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आप जल्द ही एक अमीरजादे का रोल करने वाले हैं। कांग्रेचुलेशंस, अब आप सच में एक अमीरजादा बन गए हैं। अरे बाप रे, मैं सच में अमीर बन गया। मतलब वो करोड़ों की दौलत मेरे माँ बाप की है, मेरी अपनी नहीं। इस सिस्टम का अजीब सा रूल सच में हंसी दिलाता है। तो मैं सच में अमीर बन गया। लेकिन अगर मैं इस कैरेक्टर से बाहर आ गया तो क्या वो दौलत मेरे माँ बाप के पास से गायब हो जाएगी? शायद नहीं। छोड़ो, वैसे ये अरेंजमेंट भी काफी अच्छा है। इस दुनिया में आने के बाद मैंने एक बार फिर से सच्चे माँ बाप का प्यार महसूस किया था। इस लाइफ में मेरे पिता एक बहुत ही सीधे साधे बढ़ई थे और माँ राशन की दुकान में काम करती थी। उनकी कमाई बहुत कम थी, फिर भी उन दोनों ने बहुत मुश्किलें सहकर मुझे पाला और कॉलेज तक पढ़ाया। इसी वजह से ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने किराए का घर लिया तो मुझे शहर के बाहर वो सस्ता और खस्ता हाल कमरा लेना पड़ा। भले ही हम गरीब थे, लेकिन मेरा अपने माँ बाप, खासकर अपनी माँ से बहुत गहरा जुड़ाव था। इसलिए ये जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। सामने बैठे चेंग जिंग चुआन ने जब मेरे अजीब से चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे तो उसे लगा कि मैं कंफ्यूज हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी एक्स्ट्रा का रोल दे दूंगा। तुम क्रू में रहकर दूसरों को देखकर सीख सकते हो। मैं एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आया और चेंग जिंग चुआन को देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। मेरी आंखों में एक घमंड और खौफनाक चमक आ गई थी। तुमने किसे कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा? ओह तेरी, मैं खुद डर गया। मैं बिल्कुल रेडी नहीं था। ये क्या हुआ? मैं कैरेक्टर में घुस गया हूँ इतनी जल्दी? और ये फीलिंग सच में डराने वाली है। हाँ बिल्कुल यही चाहिए। जियांग रुआटोंग, जियांग रुआटोंग, मैं आ गई। सॉरी डायरेक्टर, मैं वॉशरूम गई थी। टीचर जांग, आप भी यहाँ हैं। जियांग, तुम इतना भागकर क्यों आई? पसीने से भीग गई हो। मेरे सामने खड़ी ये खूबसूरत सी लड़की बेजिंग फिल्म एकेडमी की 2023 बैच की सबसे मशहूर लड़की थी। भले ही उसका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था, लेकिन जांग हुआयरेन को लगता था कि इस लड़की का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसलिए उन्होंने इसे दूसरे साल में ही क्रू के साथ काम करने और एक्सपीरियंस लेने के लिए बुला लिया था। जांग रुआटोंग असल में जांग हुआयरेन के एक पुराने दोस्त की पोती थी, तो वो उनके काफी करीब थी और जांग हुआयरेन को उसे मौके देने में खुशी मिलती थी। तुम इसके साथ सीन ट्राई करो, वही सीन जहां जाओ तियान ये उसे ऑफिस के बाहर रोकता है।
यहीं पर तुरंत कैरेक्टर में आ जाओ। लू चैन के साथ वो ऑफिस के नीचे वाला सीन ट्राई करो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही कहना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम झूठ था। थोड़ी प्रॉब्लम तो थी, क्योंकि सब कुछ बहुत अचानक हो रहा था। वो अभी सिर्फ एक स्टूडेंट थी, लेकिन जब डायरेक्टर ने खुद कहा है और ऊपर से जांग कीचर भी वहीं थे, तो उसे मजबूरी में ये करना ही पड़ा। फिर जगह खाली की गई और आसपास खड़े बहुत से लोग तमाशा देखने लगे। चिंग जिंग चुआन और जांग हुआयरेन थोड़ी दूर जाकर बैठ गए और मॉनिटर देखने लगे। सीन शुरू होता है। सरप्राइज, जाओ तियानिए, तुम यहाँ कैसे? मेरे सामने थोड़ी दूरी पर खड़ी उस लड़की को देखते हुए मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेरे चेहरे पर कोई अजीब से एक्सप्रेशंस नहीं थे, बस एक अजीब सा घमंड और डिसरिस्पेक्ट था। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये देखने में बहुत नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असली बात कुछ और थी। मैंने अपने दोनों हाथ हल्के से फैलाए रखे थे, शरीर को थोड़ा सा हिलाते हुए, एक कंधा ऊपर और एक नीचे। मेरी इस बॉडी लैंग्वेज ने उस बेपरवाह और बेलगाम एटीट्यूड को एकदम परफेक्ट तरीके से पेश किया। इसके चलने का तरीका देखो, ये कोई एक्टिंग स्कूल में सिखाई जाने वाली एक्टिंग नहीं है। ये एक ऐसा पागलपन है जो इसकी रगों से छलक रहा है। चिंग, तुम्हें एक्टिंग की थ्योरीज बहुत पता है, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग की समझ कभी भी उतनी गहरी नहीं रही। कभी कभी एक्टिंग की नहीं जाती, वो महसूस की जाती है। इस लू चेन का बैकग्राउंड पता है तुम्हें? ये बहुत गरीब घर से है। इसका पिता एक बढ़ई है, काम मिले तो पैसा आता है, वरना नहीं। माँ एक राशन की दुकान में काम करती है। ऐसे बैकग्राउंड वाले लड़के में तुम्हें कहीं से भी एक अमीरजादे का एटीट्यूड दिखेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी इसके चलने का तरीका, इसका ये पागलपन देख रहे हो? तुम्हें पता है ये कहां से आया? इसने इस कैरेक्टर को महसूस किया है। कभी कभी मेहनत से ज्यादा इस कैरेक्टर में खो जाना जरूरी होता है। एक्टिंग के लिए टैलेंट चाहिए होता है। सीन चल रहा था। मैंने जियांग रुओ टैंग को रास्ता रोक लिया। मेरा एक हाथ धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए नीचे की तरफ खिसक रहा था। एक बार भी मुझे रोक कर तो दिखाओ। जियांग रुओ टैंग को मेरी आवाज में एक कंपा देने वाली ठंडी धमकी महसूस हुई। इतने सिंपल और प्यार भरे दिखने वाले इस एक्शन ने जियांग रुओ टैंग के अंदर सच में एक खौफ पैदा कर दिया। एक ऐसा खौफ जो एक्टिंग का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। उसे सच में लगा कि मैं उसे हरास कर रहा हूं। खासकर मेरा वो देखने का तरीका, जो दिखने में हफ्सी था, लेकिन असल में बेहद ठंडा और खौफनाक था। हे भगवान, ये आदमी सच में मुझे छेड़ रहा है। ये बिना किसी डर के मेरे सीने को घूर रहा है। पल भर में जियांग रुओ टैंग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका खून खौल उठा और उसने अचानक मुझे पीछे ढकेल दिया। तुम क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे। देखा तुमने? जियांग रुओ टैंग जो अभी तक कैरेक्टर में नहीं थी, उसे लू चेन ने सीन के अंदर खींच लिया। उसका ये ढकेलना कोई एक्टिंग नहीं, एक नेचुरल रिएक्शन था। लू चेन ने उसे सच में ये फील करवाया कि वो खतरे में है। टीचर जैंग, कहीं वो सच में मौके का फायदा उठाकर बदतमीजी तो नहीं कर रहा? चेंग, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या एक डायरेक्टर को ऐसी बात शोभा देती है? माफ करना, मेरे मुंह से बस निकल गया। उन्हें चेंग चिंग चुआन के बारे में अच्छे से पता था। ये स्टूडेंट उन लोगों में था जिनमें टैलेंट तो था, लेकिन वो अच्छे एक्टर नहीं बन पाए क्योंकि वो कैरेक्टर को पूरी तरह समझ नहीं पाए। लेकिन एक डायरेक्टर बनने के बाद उसके अंदर का वो पैशन और परफेक्शन पाने की चाहत बाहर आ गई थी। जैंग हुआरेन को उसमें काफी पोटेंशियल दिखता था, बस उसमें सारी कमियां भी थी जो एक डायरेक्टर में होती हैं। अभी चेंग चिंग चुआन की नजरें जियांग रुओ टैंग पर थीं, और कभी कभी जियांग रुओ टैंग को लेकर उसकी ओवर प्रोटेक्टिवनेस हद से पार चली जाती थी, जिस पर कुछ कहा नहीं जा सकता था। जैंग हुआरेन कोई उसका पिता तो थे नहीं, इसलिए वो बस चुप रहना ही सही समझते थे। तो जैंग हुआरेन ने आगे कुछ नहीं कहा और दोनों मॉनिटर पर सीन 3 देखने लगे। मैंने जियांग रुओ टैंग की कलाई पकड़ी। वो चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने लगी। माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। आमतौर पर जब कोई आदमी किसी लड़की को ऐसे परेशान करता है तो आसपास से कोई ना कोई उसे बचाने आ ही जाता है। लेकिन तभी मैंने अपना सिर घुमाया और चेंग चिंग चुआन और जैंग हुआरेन की तरफ उंगली दिखाते हुए आंखों में एकदम खौफनाक गुस्से लिए चिल्लाया, क्या आपने बाप को घूर रहे हो? कैमरा हटाओ वहां से। चेंग चिंग चुआन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। फिर मैंने दूसरी तरफ खड़े कुछ क्रू मेंबर्स को देखा और गुस्से में चिल्लाया, क्या घूर रहे हो बे? दफा हो जाओ यहां से। वो क्रू मेंबर्स भी एकदम सुन रह गए, क्योंकि मेरी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि उन्हें लगा अगर उन्होंने एक सेकंड भी और देखा तो मैं सच में आकर उन्हें मारना शुरू कर दूंगा। इतना पागलपन, इतना गुरूर कि वहां खड़े हर इंसान का मन कर रहा था कि मुझ पर टूट पड़े। मॉनिटर के पीछे बैठे चेंग चिंग चुआन का तो दिमाग ही खराब हो गया था। अभी अभी मैं सीधा उसकी तरफ देखकर गाली दे रहा था। उसे पूरा शक हो गया था कि मैं सीन के बहाने जानबूझकर उसकी बेइज्जती कर रहा हूं। सीन 4। जियांग रु टैंग अब और भी जोर से छटपटाने लगी थी। वो सच में डर गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सफेद हो गए थे। वो पूरी ताकत से मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और चीख चीख कर मदद मांग रही थी। पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। लगभग सब लोग आंखें फाड़कर ये नजारा देख रहे थे। कोई भी देखकर बता सकता था कि जियांग रु टैंग सच में डर गई थी। लू चैन अभी तक रुक क्यों नहीं रहा है? जियांग रु टैंग की आंखें लाल हो गईं, उसके आंसू टप टप गिरने लगे और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो बस मेरे एक पैर के सहारे टिकी हुई थी, जो मैंने उसकी टांगों के बीच फंसा रखा था, वरना वो अब तक गिर चुकी होती। ये पोस्चर थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन अभी वो सच में डर से कांप रही थी।
इस आदमी की आंखों में देखकर उसे लग रहा था कि वो उसे कोई इंसान समझ ही नहीं रहा है, बल्कि सिर्फ अपना गुस्सा निकालने का एक खिलौना समझ रहा है। जियांग रूटैंग को तो ऐसा फील होने लगा था जैसे शो की कहानी सच हो गई हो और मैंने सच में उसके साथ बदतमीजी की हो, और उसके मन में मेरे लिए एक अजीब सी नफरत पैदा हो गई थी। लेकिन मैं तो सिर्फ अपना कैरेक्टर निभा रहा था। जियांग रूटैंग खुद भी हैरान थी कि वो इतनी गहराई से सीन में कैसे खो गई और उसे नॉर्मल होने में इतना वक्त क्यों लग रहा था। दूसरी तरफ चैंग जिंग चुआन के दिमाग में भी उथल पुथल मची हुई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक अमीरजादे के रोल को इतने जबरदस्त तरीके से निभा जाऊंगा। किसी भी नॉर्मल इंसान के हिसाब से अभी वाला लू चैन सच में एक घमंडी अमीरजादा था, इसमें कोई शक नहीं था। जैंग हुआरेन बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए हंसकर कहा, लू चैन बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तुमने अभी जो एक्टिंग की है, मैंने अपने इतने सालों के करियर में ऐसा परफॉर्मेंस कभी नहीं देखा। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। बहुत ही जीवंत और एकदम रियल। मेरी नजरों में तुम सच में एक बेखौफ अमीरजादे बन गए थे। टीचर जैंग, तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो फीमेल लीड ठीक तो है ना? मुझे लग रहा है शायद वो सच में डर गई थी। कोई बात नहीं, तुमने उसे एक बहुत बड़ा लेसन दिया है, एक ऐसा लेसन जो कोई पैसे देकर भी नहीं सीख सकता। तो चैंग, तुम इस एक्टिंग से सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाइड हूं? सच कहूं तो एक्टिंग का ये लेवल और ये स्किल किसी नॉर्मल एक्स्ट्रा के पास हो ही नहीं सकता। लू चैन, तुमने सच में किसी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और ग्रेजुएशन के बाद से बस यूं ही छोटे मोटे काम कर रहे हो। चेंग जिंग चुआन के अंदर अब लालच पैदा होने लगा था। भले ही वो पहले मुझसे खुश नहीं था, लेकिन अब वो अंदर तक हिल चुका था। इस लड़के में टैलेंट है जिसकी खुद जैंग वारिन इतनी तारीफ कर रहे हैं। लू चैन, सच कहूं तो तुम्हारी एक्टिंग मेरी उम्मीदों से बहुत आगे है। अभी जो तुमने करके दिखाया है, उस बिना पर मैं गारंटी ले सकता हूं कि हमारी कंपनी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। क्या तुम इंटरेस्ट रखते हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, फिर कुछ साल मेरी क्रू में काम करके खुद को पॉलिश करो। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। क्या कहते हो? सॉरी डायरेक्टर चैंग, मैं फिलहाल किसी कंपनी के साथ जुड़ना नहीं चाहता। मैं खुद को कुछ और साल पॉलिश करना चाहता हूं। इतना अच्छा मौका मिल रहा है और तुम बिना सोचे समझे मना कर रहे हो। तुम सिर्फ एक एक्स्ट्रा हो यार। लू चैन, हमारी कंपनी के पीछे बाइजिंग कल्चरल मीडिया ग्रुप खड़ा है। मुझे पता है, टीचर जैंग ने आते वक्त मुझे बता दिया था। डायरेक्टर चैंग, आपके इस ऑफर के लिए थैंक यू। लू चैन, एक बार अच्छे से सोच लो, क्रू में रहकर सीखने के मौके ज्यादा मिलते हैं। टीचर जैंग ने मुझे सपोर्ट किया। मान लो अगर मैं सिर्फ इसी अमीरजादे के रोल को अच्छे से कर पाया और बाकी कैरेक्टर्स मुझे समझ ही ना आए, तो क्या तुम लोगों को बाद में रिग्रेट नहीं होगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तुम्हें रिग्रेट हुआ और तुमने मुझे ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो उससे बेहतर है कि मैं खुद पर पहले मेहनत कर लूं। मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा बनकर छोटे मोटे रोल्स करने से भी एक्टिंग सुधरती है। चेंग जिंग चुआन और जैंग हुआरेन ने एक दूसरे को देखा। आखिर वो अभी मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, ना ही उन्हें पता था कि मैं खुद को कितना बदल सकता हूं। इसलिए मेरी बात भी अपनी जगह सही थी। बजाय इसके कि आगे चलकर मुझे काम न मिले, बेहतर था कि मैं खुद पर और मेहनत करूं। ऐसे समझदार और सुलझे हुए यंग लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं जितना ऐसा बर्ताव कर रहा था, जैंग हुआरेन मुझे उतना ही ज्यादा पसंद कर रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे एक्टर्स बहुत कम हैं जो रातों रात स्टार बनने की भूख नहीं रखते। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं, लेकिन हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम तैयार हो, तो मेरे पास आ सकते हो। तुम्हें पता है कि हमारी बैकिंग कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, थैंक यू डायरेक्टर चैंग। तो इस कैरेक्टर का फाइनल हो गया। जाओ तियान ही का रोल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और हाँ, टीचर जैंग ने कहा था कि तुम्हें छोटे रोल की पेमेंट मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत कम है, तो मैं तुम्हें मीडियम रोल के पैसे दूंगा। बस तुम इसी एनर्जी के साथ मेरे लिए काम करना। थैंक यू डायरेक्टर चैंग। हम दोनों ने हाथ मिलाया और इस बार सच में बहुत मजबूती से हाथ मिलाया। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और सारा कागजी काम पूरा हुआ। मीडियम रोल की पेमेंट 600 से 1200 तक होती है। हमेशा पैसे बचाने वाला चैंग जिंग चुआन मुझ पर अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए मुझे सीधे 800 रुपए दिन का दे रहा था। रोल छोटा था, शायद 15 से 20 दिन का। अगर मैं पूरे 20 दिन काम करता हूं तो मैं सीधे 16,000 छाप लूंगा। सारा काम खत्म होते होते दोपहर हो गई। मैंने क्रू के साथ उनका वो 30 रुपए वाला लंच बॉक्स खाया। खाते वक्त अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मम्मी का कॉल था। मैं थोड़ा हैरान हुआ। नॉर्मली अगर कोई जरूरी काम ना हो तो मम्मी मुझे कॉल नहीं करती। क्या पैसा आ गया? नहीं, ये तो नहीं कहा था कि आधी रात से पहले माँ बाप को करोड़ों की दौलत मिलेगी। कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया था। क्या अभी मिल गई? हेलो, हाँ माँ बोलो, कोई काम था? बेटा क्या कर रहे हो? माँ, मैं क्रू के साथ खाना खा रहा हूँ। क्या हुआ? बेटा तुमने कोई मीडियम रोल वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना? हाँ। मम्मी, बेटा तुम अब एक मीडियम एक्टर बन गए हो, अब तुम एक्स्ट्रा नहीं रहे। माँ, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? तुम्हारा बेटा एक ना एक दिन एक्स्ट्रा का ठप्पा हटा ही देगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, पर तुम मानती ही नहीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। चल झूठा। अच्छा ये बताओ, तुमने इस वक्त मुझे कॉल क्यों किया है? सीधी बात बोलो। कुछ खास नहीं है, बस तुम्हें बताने के लिए कॉल किया था कि तुम्हारे नाना जी अचानक से जिद पकड़े बैठे हैं। पता नहीं क्यों उन्हें अपने पुराने गांव जाना है। मेरे नाना जी पुराने गांव क्यों जाना चाहते हैं? तुम्हारे नाना जी अब बूढ़े हो रहे हैं। आज अचानक से पागलों जैसी बातें करने लगे। कह रहे हैं कि हमारे खानदान की कुछ पुरानी चीजें पुरानी हवेली के पीछे वाले आंगन में दबी हुई हैं। वो भूल गए थे और अब तुम्हें जाकर उन्हें निकालना होगा। कैसी चीजें? तुम्हारे नाना जी कह रहे हैं कि पुरानी चीजें हैं। कुछ तो सदियों पुरानी हैं और कुछ रिपब्लिक एरा की हैं। बहुत सारे
सारे जेट पत्थर और गहने हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। मेरे मुंह में जो कोल्ड ड्रिंक थी वो मैंने एकदम से बाहर थूक दी। पास बैठे जैंग हुआरेन ने हैरानी से मुझे देखा। मैं तुरंत फोन लेकर खड़ा हो गया। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, सॉरी, मैं जरा बाहर जाकर बात करता हूँ। माँ, नाना जी करोड़ों की बात कर रहे हैं? हाँ तो क्या, तुम्हारे नाना जी अब बूढ़े हो गए हैं। पिछले 2 साल से उनका दिमाग थोड़ा सठिया गया है। अब जाके अकल आई है तो अच्छा ही है। कम से कम ये करोड़ों का खजाना ऐसा नहीं है जिसका कोई अता पता हो। और अगर ये सच में पुराने जमाने की चीजें हैं तो ज्यादा नहीं, बस 10-15 चीजें ही करोड़ों की हो जाएंगी। मैंने एक गहरी सांस ली। इससे एक बात और क्लियर हो गई कि मैं अब अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ गया हूँ। लेकिन फिर भी वो करोड़ों की दौलत गायब नहीं हुई। वो बिल्कुल वैसे ही मिली जैसे प्रॉमिस किया गया था। इसका मतलब है कि सिस्टम से मिलने वाली चीजें सिर्फ एक्टिंग के टाइम के लिए नहीं है, बल्कि वो सच में मेरी रियलिटी बन रही है। बस फर्क इतना है कि मेरा ये करोड़ों का बैकग्राउंड थोड़ा छुपा हुआ सा है। जिस तरह के मेरे माँ बाप हैं, अगर उन पुरानी चीजों की कीमत करोड़ों में निकली भी तो भी मुझे पक्का यकीन है कि वो किसी को बताएंगे नहीं। अचानक मुझे अपने पीछे दबे पांव चलने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। वो फीमेल लीड जियांग रो तांग थी। उसके चेहरे पर अजीब सी हिचकिचाहट थी। उसका एक हाथ दूसरे हाथ को पकड़े हुए था। मैं मुड़ा और खुद आगे बढ़कर उसे हेलो कहा। मेरी पिछले वाले खौफनाक अंदाज ने सच में इस लड़की को डरा दिया था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जियांग रोतांग अभी कॉलेज के 2nd ईयर में थी। उसका माइंडसेट अभी भी एक स्टूडेंट वाला था और उसमें अभी भी एक स्टूडेंट वाली मासूमियत और सीधापन था। जियांग रोतांग ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। पहले वाले सीन के लिए सॉरी हाँ, मेरी वजह से शायद तुम डर गई थी। मुझे माफी मांगने का टाइम ही नहीं मिला। सॉरी हाँ, अब तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। जियांग रोतांग ने राहत की सांस ली। वो मेरे पास आई और एक लंबी सांस लेते हुए बोली, क्या मैं बहुत अजीब लग रही थी? नहीं, तुम ठीक थी। मुझसे झूठ मत बोलो। सच कहूं तो मेरा फीमेल लीड बनना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि टीचर जैंग मेरे दादाजी के पुराने दोस्त हैं और डायरेक्टर चेंग उनके स्टूडेंट हैं। इसीलिए मुझे फीमेल लीड का मौका मिला। लेकिन मुझे पता है कि मेरा लेवल क्या है। मैं चुप रहा, बस सिर घुमाकर जियांग रोतांग को देखने लगा। वो सच में बहुत खूबसूरत थी और उसका ओवरऑल ऑरा भी काफी अच्छा था। तभी तो वो यांजिंग फिल्म एकेडमी जैसी जगह में बाकियों से अलग खड़ी हुई और 2023 बैच की सबसे मशहूर लड़की बन पाई। नॉर्मली यांजिंग फिल्म एकेडमी से निकलने वाली ऐसी लड़कियां इंडस्ट्री में आग लगा देती हैं। तो अगर जियांग रोतांग की किस्मत खराब नहीं रही तो उसे भी एक बड़ा स्टार बनने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन अभी की बात करें तो उसका माइंडसेट अभी भी एक स्टूडेंट वाला था। मेरे साथ सीन करते हुए वो डर कर रोने लगी थी। यहाँ तक कि उसके शरीर में भी खौफ महसूस हुआ था, जिसकी वजह से वो थोड़ी घबराई हुई थी। मुझे पता था कि वो कैसा फील कर रही है और मुझे ये भी पता था कि वो मुझसे बात करने क्यों आई है। वो बस अपने दिमाग और शरीर से उस खौफ और अजीब सी फीलिंग को बाहर निकालना चाहती थी। आखिर हम दोनों को आने वाले 20 दिनों तक एक साथ काम करना था, इसलिए मैंने भी बाहर खड़े होकर उससे यूं ही बातें करनी शुरू कर दी ताकि आगे की शूटिंग में आसानी हो। ऐसे ही बात करते करते जियांग रोतांग के चेहरे पर आखिरकार एक रिलैक्स और प्यारी सी मुस्कान आ गई। दोपहर में अमीरजादे वाले सीन की असल शूटिंग शुरू हो गई। मेरे जैसे एकदम फुल कैरेक्टर में डूबे हुए अमीरजादे की वजह से जियांग रोतांग भी बहुत जल्दी कैरेक्टर में आ रही थी। लेकिन हम दोनों के ज्यादातर सीन्स बहुत इंटेंस और डरावने थे। कहानी में एक अमीरजादा एक कॉलेज से पास आउट लड़की के पीछे पड़ा था और जब वो नहीं मानी तो वो उसे परेशान करने लगा था। इसलिए जियांग रोतांग को बार बार डर के मारे रोना पड़ता था। लेकिन ऐसा करते करते वो खुद को दिमागी तौर पर समझाने लगी थी कि मैं सच में वही गुंडा हूं। उसे बार बार फील हो रहा था कि मैंने सच में उसके साथ कुछ बुरा किया है। पूरी दोपहर की शूटिंग के बाद जियांग रोतांग की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुझसे आंख भी मिला सके। उसके दिमाग में मेरे 2 रूप बन गए थे जो उसे अंदर ही अंदर फाड़ रहे थे। एक तरफ एक अच्छा और मुस्कुराता हुआ लू चैन था और दूसरी तरफ वो खौफनाक और जालिम जाओ त्यानी। इसलिए जब शूटिंग अपने आखिरी पड़ाव पर आई तो जियांग रोतांग के मन में कभी कभी एक अजीब सा ख्याल आने लगा कि काश वो उस खौफनाक और जालिम जाओ त्यानी के सामने घुटने टेक दे, क्योंकि उसके बाद ही उसे वो प्यारी सी मुस्कान वाला लू चैन वापस देखने को मिलेगा। पूरे दिन की शूटिंग खत्म करके मैं घर वापस आया। मैं काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा था। बाकी लोगों को सीन में घुसने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन मेरे लिए जैसे ही मैं उस अमीरजादे वाले कैरेक्टर में घुसता हूँ, मैं बस अपनी असलियत दिखा रहा होता हूँ, एकदम नेचुरल। जितना चाहो उतना घमंड दिखाओ। इसलिए मेरे लिए ये बहुत आसान था। फीमेल लीड जियांग रोतांग को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ सीन करते ही वो सेकंड्स में कैरेक्टर में घुस जाती थी। अपने उस छोटे से किराए के कमरे में आकर मैंने नहाया। मैं बेडरूम में वापस आया ही था कि मेरे फोन की घंटी बज उठी। देखा तो माँ का कॉल था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वो करोड़ों का खजाना मिल गया? मैंने जल्दी से फोन उठाया। हेलो माँ, इतनी रात को कॉल किया, कोई खुशखबरी है क्या? बेटा, हम अमीर हो गए। माँ, क्या मिला? बेटा, सच में हमारे पास बहुत पैसा आ गया। तेरे नाना भी ना कमाल है। वो हमें पुरानी हवेली के पीछे ले गए। वहां एक सूखा कुआं खोदा और उसके अंदर पुरानी चीजों का पूरा खजाना भरा पड़ा था। तेरे नाना सच कह रहे थे। माँ रोने लगी थी। मुझे भी थोड़ा इमोशनल फील हो रहा था। मेरे माँ बाप जिन्होंने पूरी जिंदगी गरीबी में काटी हो, वो अचानक इतनी कीमती चीजें देखकर भावुक हो गए थे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। माँ, शांत हो जाओ, रिलैक्स, ध्यान से सोचो। ये खजाना तो नाना जी के पास हमेशा से था ना। इसका मतलब नाना जी पहले से ही बहुत अमीर इंसान थे और आप तो एक करोड़पति खानदान की
इकलौती बेटी हो माँ, थोड़ा काम डाउन हो जाओ, ठीक है? तू और तिलक करोड़पति खानदान, जा भाड़ में। बेटा, तेरे पापा तो खुशी के मारे पागल हो गए हैं। वो तेरे नाना से सब कुछ पूछ रहे हैं। वो सारी पुरानी चीजें बहुत कीमती लग रही हैं, शायद 100 से भी ज्यादा है। तेरे नाना के हिसाब से उनकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। बहुत बढ़िया है। क्या कहा? मैंने कहा बहुत बढ़िया है। बेटा तो समझ नहीं रहा मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि वो सारी पुरानी चीजें हमारी हैं और उनकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। हाँ माँ, मैं समझ गया, करोड़ों। बेटा क्या तू पागल हो गया है? हमारे घर में अभी करोड़ों का खजाना पड़ा है और तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू खुश क्यों नहीं है? मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। वो सब चीजें तुम्हारी हैं, मेरी थोड़ी ना है। नाना जी ने तुम्हारे लिए छोड़ी हैं, तो अब तुम लोग अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर करो। चुप कर बेवकूफ लड़के, जो हमारा है वो तेरा ही तो है। हम दोनों बूढ़े लोग कितने पैसे खर्च करेंगे? क्या पता कल को हम मर जाएं तो वो सब तेरा ही तो होगा। कुछ तो शुभ बोलो माँ। मुश्किल से तो गरीबी दूर हुई है और आप अपने ही मरने की बातें कर रही हो। याद रखना, अपनी दौलत किसी को मत दिखाना। जब कोई सेफ तरीका मिले तो कुछ पुरानी चीजें बेचकर घर के हालात सुधार लेना। अगर आपको डर लग रहा हो तो मैं मदद कर दूंगा। क्या सुधारना? मेरा और तेरे पापा का यही सोचना है कि इन सब चीजों को संभाल कर रखेंगे, आगे चलकर तेरी शादी के काम आएंगी। लो फिर से शुरू हो गई। मैं इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहता। अब आप दोनों रातों रात करोड़पति बन गए हो तो आप लोग खुद देख लो क्या करना है। कुछ दिन बाद मैं घर आऊंगा। अगर तब तक आपने अपनी लाइफ नहीं सुधारी तो मैं खुद सुधार दूंगा। बेटा, माँ मैं कह रही हूँ कि ये सब चीजें तुम्हारे लिए ही हैं। माँ मुझे सोना है। अरे बेटा, ये लड़का भी अजीब है। हमारे पास 100 करोड़ का खजाना है, कोई 100 रुपए नहीं। और ये माँ याद रखना, दौलत किसी को मत दिखाना। ये कहकर मैंने सीधा फोन काट दिया और फोन को फेंक दिया। शादी की क्या जल्दी है? जब तक कोई सही लड़की ना मिले तब तक कॉम्प्रोमाइज क्यों करना? प्यार भी तो होना चाहिए। और अब जब मैं करोड़पति बन ही गया हूँ तो शादी के लिए एक खजाना बचाकर क्या करना है? वो दोनों पक्का उन सारी चीजों को छुपाकर रख देंगे और एक भी नहीं बेचेंगे। तो मुझे टाइम निकालकर घर जाना ही होगा और उनकी लाइफ में बदलाव लाना ही होगा। जहां तक उन चीजों की बात है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मेरे पापा बहुत बड़े कंजूस हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने सोच समझकर एक एक पैसा खर्च किया है। उनकी फितरत ही ऐसी है कि वो इसे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखेंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। चिंगजिंग चुआन के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 20 दिन की शूटिंग के बाद मैं 2 दिन रेस्ट करूंगा और फिर मुझे वैरायटी शो की लाइव स्ट्रीम शूटिंग के लिए जाना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आंखें बंद करते ही थोड़ी देर में मैं खर्राटे मारने लगा। अगले 20 दिनों तक मैं रोज किसी ऑफिस जाने वाले एम्प्लॉय की तरह क्रू के सेट पर जाता रहा। इन 20 दिनों में ज़ांग हॉयरन रोज सेट पर आते थे और मेरा परफॉर्मेंस देखते थे। मेरी एक्टिंग देखकर वो अंदर ही अंदर हैरान थे। उनके जैसे एक सीनियर मेंटर के लिए ये नामुमकिन था कि वो मेरी एक्टिंग में एक भी कमी निकाल पाए। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। कैमरा ऑन होते ही मैं वो घमंडी और बेलगाम अमीरजादा बन जाता था और जैसे ही डायरेक्टर कट बोलता मैं पलक झपकते ही वापस एक नॉर्मल इंसान बन जाता था। मेरी ये एक्टिंग एकदम जादू की तरह थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी असली फॉर्म में आ गया हूँ। डायरेक्टर चिंगजिंग चुआन और ज़ांग हॉयरन बहुत खुश थे कि उनके हाथ जैकपॉट लग गया है। कम से कम अमीरजादे वाले इस हिस्से को तो मैंने एकदम परफेक्शन के साथ खत्म किया था। रही बात बाकी लोगों की, तो सच कहूं थोड़ा परेशान थे। मेन लीग जाओ युआनफान को कई बार थप्पड़ खाने पड़े और वो भी असली वाले। मैंने कभी उस पर रहम नहीं किया। उसे मार खाते हुए थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन वो एक सीनियर एक्टर था। वो जानता था कि मैं एक अच्छे जोन में हूँ, इसीलिए वो सहता रहा। और कुछ एक्स्ट्रास जो छोटे रोल्स में थे, उन्हें तो आए दिन लाते और गालियां खानी पड़ती थीं। सबसे बुरा हाल तो फीमेल लीड जांग रुआ तांग का था, जो रोज टॉर्चर होती थीं। अमीरजादे वाले हिस्से में मेन फोकस इस भयानक टकराव पर था, इसीलिए उसे बहुत सारे रोने वाले सीन्स करने पड़ते थे। पहले वो ठीक से रो भी नहीं पाती थी, लेकिन अब मेरे साथ सीन करते ही उसकी आंखों से पानी ऐसे बहने लगता था जैसे कोई बांध टूट गया हो। आंसू मोतियों की तरह टप टप गिरते रहते थे। इसी तरह 20 दिन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और मेरी शूटिंग पूरी हो गई। रात के 8:30 बज रहे थे। पैकअप होने के बाद चिंगजिंग चुआन सीधे सारी टीम को लेकर एक रेस्टोरेंट में गए ताकि सब मिलकर खाना खाएं और फ्यूचर के बारे में बात कर सके। चिंगजिंग चुआन मुझे रोक कर रखना चाहता था, इसलिए उसने खास तौर पर सी फूड मंगवाया और 2 बहुत महंगी रेड वाइन की बोतलें ऑर्डर की। टेबल पर ज़ांग हॉयरन और जैंग रुआतवांग भी साथ बैठे थे। सब साथ मिलकर खा पी रहे थे और माहौल काफी खुशी भरा था। ये डिनर पार्टी रात के 12 बजे तक चली। आखिर में मुझे सच में नशा चढ़ गया। मैंने काफी पी ली थी, मेनली इसलिए क्योंकि ज़ांग हॉयरन ने भी मेरे साथ पी थी। ये सीनियर मेंटर मुझे सच में बहुत पसंद करते थे और मेरा ध्यान रखते थे, इसलिए मैंने भी बिना झिझक उनके साथ ड्रिंक शेयर की। बिल पे करने के बाद सब नीचे आए। सब थोड़े थोड़े नशे में थे। चिंगजिंग चुआन ने अपनी असिस्टेंट को बुलाया। हे, तुम लूचन को उसके घर तक छोड़ देना, मैं और टीचर ज़ांग कैब कर लेंगे। जियांग रुआतवांग, तुम मेरे साथ चलो। डायरेक्टर चेंग, लूचन को मैं छोड़ दूंगी। जियांग रुआतवांग अचानक मेरे पास आ गई। उसने बड़ी मजबूती से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे सहारा दिया। पास खड़ी असिस्टेंट हैरान रह गई। जियांग रुआतवांग ने पूरी रात में ज्यादा नहीं पी थी, वो बस शुगर फ्री ड्रिंक्स ही पी रही थी,
क्योंकि एक्ट्रेस को अपना वजन मेंटेन रखना होता है, इसलिए वो पूरी तरह से होश में थी। मैं उसे घर छोड़ दूंगी। वैसे भी जहां लूचन रहता है वो मेरे घर के पास ही है और रास्ते में ही पड़ता है। मैंने शराब नहीं पी है, टेंशन मत लो, मैं उसे कैब से छोड़ दूंगी। ये कहकर उसने किसी के रिएक्शन की परवाह नहीं की, मुड़ी और मुझे सहारा देते हुए सड़क की तरफ चल दी। चेंग जिंग चुआन ने उसे रोकना चाहा, लेकिन जैंग हुआरन ने उसे रोक लिया। चेंग, उसे जाने दो, तुम उसे नहीं रोक सकते। चेंग जिंग चुआन के हाथ वहीं रुक गए और फिर धीरे से नीचे आ गए। उसके चेहरे की नसें गुस्से से भड़कने लगी। सब समझदार थे, सबको पता था कि अगर जियांग रुआ तुआंग आज रात लूचन को खुद छोड़ने जा रही है तो इसका क्या मतलब है। इस इंडस्ट्री में ये सब बहुत आम बात थी। बस चेंग जिंग चुआन को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने जिसे अपने लिए तैयार किया था उसे कोई और उड़ा ले गया। 40 मिनट बाद पसीने से भीगी हुई जियांग रुआ तुआंग ने मुझे अपने घर के अंदर सहारा देकर लिटाया। उसका मुझे मेरे घर छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इंसानों का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। बस इन 20 दिनों के अंदर ही जियांग रुआ तुआंग पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में आ चुकी थी। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी थी। जियांग रुआ तुआंग मुझे एडमायर करती थी, इसलिए जब उसे झाओ तियानी जैसे कैरेक्टर का सामना करना पड़ा तो उसके अंदर सरेंडर करने की एक अजीब इच्छा पैदा हो गई। वो उस खौफनाक और बेलगाम पागलपन के सामने झुक जाना चाहती थी। इसी स्प्लिट साइकोलॉजी की वजह से उसने ऐसा इंपल्सिव कदम उठाया और मुझे अपने घर ले आई। वैसे भी ये सब एक ना एक दिन होना ही था और इस तरह उस रात मैंने नशे की हालत में अपना होश खो दिया। अगली सुबह 10 बजे के करीब जब मैं नींद में ही बिस्तर से उठा तो मैंने देखा कि ये मेरा घर नहीं है और ना ही कोई होटल है। मैंने अपना सिर जोर से रगड़ा और ध्यान से सोचने लगा। धीरे धीरे कल रात की सारी बातें मेरे दिमाग में फ्लैश होने लगी। अरे बाप रे, ये तो भारी नुकसान हो गया। मैंने अचानक चादर हटाकर देखा, चादर पर लाल निशान था, बहुत ही क्लियर और साफ। तो नुकसान किसका हुआ? मैंने चारों तरफ देखा, जियांग रोटैंग घर पर नहीं थी। पास ही टेबल पर एक पेपर रखा था। मैंने उसे उठाया और पढ़ा। किचन में नाश्ता रखा है, तुम खाकर जा सकते हो। कल रात जो भी हुआ वो मेरी मर्जी से हुआ था, तो तुम इसका कोई स्ट्रेस मत लेना। मेरे चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। चलो ठीक है, हम सब एडल्ट्स हैं। ऐसी पैशनेट रातें जिनमें कोई इमोशनल अटैचमेंट ना हो, सच में कोई बोझ नहीं हो, खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी हैरान कर गई कि जियांग रुओटैंग खुद पहल करेगी। खैर छोड़ो, मैं बिस्तर से उठा, मुड़कर एक बार फिर से चादर पर उस लाल निशान को देखा। ये सच में एक अजीब एक्सपीरियंस था। ये जियांग रुओटैंग भी बड़ी हिम्मत वाली है, मुझे सीधा अपने घर उठा लाई। मैंने उसके रूम के चारों तरफ देखा, बहुत खूबसूरत था। सारा थीम पिंक था, एकदम किसी यंग लड़की वाला रूम। मैं बेडरूम से बाहर निकला, बाहर थोड़ा घूमा। घर काफी बड़ा था, लगता है इसके पास अच्छा पैसा है। मैं किचन में गया, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा था। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। मैं तुरंत गया और दबा कर खाने लगा। खाने के बाद मैंने जल्दी से नहाया। 1 घंटे बाद मैं जियांग रोटैंग के घर से बाहर निकल गया। अब मुझे अपने दिमाग को शांत करना था। ये बस एक खूबसूरत सा हादसा था। हम दोनों के बीच कोई फीलिंग नहीं थी। कम से कम मुझे तो उसके लिए कुछ खास फील नहीं हुआ, सिवाय इसके कि वो खूबसूरत थी। अब मुझे पूरा फोकस सिस्टम पर करना था। 1 हफ्ते बाद एक्टर्स लाइव शो की लाइव स्ट्रीम शुरू होने वाली थी। प्रमोशन राउंड से लेकर फाइनल तक अगर मैं आगे बढ़ता गया तो कम से कम मुझे कुछ और बेहतरीन कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलेंगे। मेरी एक्साइटमेंट अब और बढ़ती जा रही थी। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।